सो शुरुआत करते हैं विद द थर्ड चैप्टर, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज वाइज अच्छा खासा चैप्टर है एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आईसीए अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अब आई डोंट नो क्यों स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है। डोंट वरी, यू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट एट ऑल, बिकॉज ये मेजॉरिटी कंसेप्ट्स मैंने दूसरे कंसेप्ट्स के साथ पढ़ाए तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स में। सो व्हेन यू गो थ्रू दिस, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, बट यस मेमोराइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट विल टेक सम टाइम। सो क्या करना है, ये चैप्टर को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जैसे मेरा एक टॉपिक खत्म हो जाता है, समझ गए तुम, समझना, लाइक आई सेड विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट देन बिफोर गोइंग टू द सेकंड टॉपिक यू पॉज इट, मेमोराइज करो फर्स्ट पार्ट को, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है हर एक पार्ट के ऊपर, वो क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो एंड देन यू मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं ऑडिट रिस्क। तो टॉपिक नंबर 1 ऑडिट रिस्क क्या होता है, ये हम कहां पे सीख चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट। ये ही प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो मिलेगा जिसके ऊपर डिटेल में आधे घंटे में हम लोग ने चर्चा की हुई है व्हाट इज ऑडिट रिस्क। सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डायरेक्टली कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट पहले आप वहां जाके बेसिक कंसेप्ट देखो। इट इज इनएविटेबल, बेसिक कंसेप्ट देखे बिना आप कोई भी लेक्चर नहीं देख सकते। तो आप बेसिक कंसेप्ट में ऑडिट रिस्क का कंसेप्ट वहां पे से पढ़ो, वहां पे हमने डिटेल में समझाया है व्हाट इज ऑडिट रिस्क। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, ऑडिटर क्या दे देगा, एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, इवन दो वहां पे मिसस्टेटमेंट है, इसे हम क्या दे देंगे, ऑडिट रिस्क। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ROMMS, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ROMMS हम देखते हैं प्रायर टू द ऑडिट, ठीक है, इट इज नॉट आफ्टर ऑडिट। हम ऑडिट करने के पहले देखते हैं व्हाट इज द रिस्क। अब ROMMS दो लेवल पे होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर और एक असर्शन लेवल के ऊपर। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क नहीं है, मुझे लग रहा है सिर्फ इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में रिस्क है। हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एग्जिस्टेंस में रिस्क है। मुझे लग रहा है कि भाई प्रोविजन के अंदर कुछ है। तो यहाँ पे मेरे को कोई पर्टिकुलर असर्शन में, कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या लग रहा है, रिस्क लग रहा है। व्हाट इज असर्शन हमने सीखा है ऐसे 500 में, ऑल्सो हम लोग ने ये सीखा हुआ है जब हम 505 के बेसिक कंसेप्ट कर रहे थे। अब इसके दो कंपोनेंट होता है, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक क्या होता है, कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क मतलब ऑडिटर क्या दे देगा वहां पे, और इनहेरेंट रिस्क मतलब वहां पे ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता क्योंकि इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल्स है बट कंट्रोल वीक है, उसकी वजह से जो रिस्क आते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब ऑडिटर अपनी प्रोसीजर्स लगाएगा बट लेकिन गलतियों को नहीं ढूंढ पाएगा, इसे हम कहेंगे डिटेक्शन रिस्क। फिर दो आता है, एक आता है सैम्पलिंग रिस्क और दूसरा क्या आता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। देखो सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग करने की वजह से जो रिस्क आया उसे मैं क्या कहता हूं, सैम्पलिंग रिस्क। और अदर देन सैम्पलिंग रिस्क जो भी होता है जिसकी वजह से ओपिनियन गलत हो जाएगा उसे मैं कहता हूं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये तीन रिस्क में से इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क में से ऑडिटर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिटेक्शन रिस्क। क्या इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे, तो ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म to the process of auditing. It does not involve the auditor's business risk as a loss from litigation, फिर एडवर्स पब्लिसिटी या अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द ऑडिट। तो ये सारी चीजें वहां पे ऑडिटर्स में इंक्लूड नहीं होती। व्हाट इज दिस इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। तो ये हमारा हुआ पहला टॉपिक। इट हैज गॉन वेरी क्विकली, स्मूथली। रीजन बीइंग हम ये बेसिक कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। बट माय फ्रेंड्स, द क्वेश्चन बैंक इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से क्वेश्चन ढूंढ के किया है कि चलो तुम पूरा चैप्टर एक साथ करने के बाद क्वेश्चन बैंक डिफिकल्ट लगे, पर एक एक सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। देयर आर 70 प्लस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मेक श्योर कि यहाँ से सारे तुम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करो, क्वेश्चन। सेकेंड टॉपिक क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब नाउ वी वांट टू आइडेंटिफाई and we want to assess what is the risk of material misstatement. तो ऐसे 315 क्या है, कहता है what is the name of ऐसे 315, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, the objective of the auditor is to identify and assess ROMMS whether due to fraud or error at the financial statement level as well as the assertion level through understanding the entity and its environment including the entity's internal control. देखो व्हेन वी अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इससे हमें क्या समझेगा, इनहेरेंट रिस्क। अब ये हम कैसे करेंगे, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन टॉपिक नंबर 3। तो पूरा टॉपिक नंबर 3 इसी के ऊपर है। उसके बाद आता है इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल समझने से हमें समझेगा कंट्रोल रिस्क, ये हम सीखेंगे टॉपिक नंबर 4 में। देखो ये दोनों चीजें करने से ही तो हमें क्या मिलेगा, ROMMS, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो वी वांट टू असेस द ROMMS थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। हाउ वी विल डू, we'll see in the next topic. Including the internal control, how do we understand the internal controls, we'll see in the topic number 4. Thereby providing a basis for designing and implementing responses. देखो implementing responses मतलब हमारी क्या लगाना, NT। ये कैसे लगाना ये सिखाता है ऐसे 330 जो हम सीखेंगे टॉपिक नंबर 9 में। This will help the auditor reduce the ROMMS to an acceptably low level. तो वापस एक बार ये पूरा एक इंट्रोडक्शन था, रीड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, टू आइडेंटिफाई एंड असेस व्हाट ROMMS whether due to fraud or error at which level, financial statement level और assertion level। कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल,
providing a basis for designing and implementing responses to the assessed risk of material misstatement. This will help the auditor to reduce the ROMMS to an acceptable level. अब ऑब्जेक्टिव जैसे हमने डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द ROMMS एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल. इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा रिस्क क्या है. नाउ फॉर एग्जांपल समझो, लेट मी गिव यू टू डिफरेंट एग्जांपल. पहले एग्जांपल नंबर 1, रिलेटेड पार्टीज. अब जो हमारी जो क्लाइंट है उसका जो भी परचेज हो रहा है 100% परचेज इज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी. ठीक है, अपनी जो रिलेटेड पार्टी है उसी से सब कुछ परचेज हो रहा है. तो देयर इज अ रिस्क. क्या रिस्क है कि भाई जो रिलेटेड पार्टी है उनके साथ आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांजैक्शन ना होके दूसरे कोई प्राइस के ऊपर ट्रांजैक्शन होगा. तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया रिस्क. सेकेंड, हम असेस करेंगे कि ये रिस्क परवेसिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, एक असर्शन को अफेक्ट करता है. देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन परचेज में है तो ये परचेज को अफेक्ट करेगा. ठीक है, परचेज के भाई वहां पे मेजरमेंट को अफेक्ट पड़ेगा, कंप्लीटनेस को फर्क पड़ेगा, तो परचेज को अफेक्ट करेगा. ये परवेसिवली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता नहीं है. तो मैं असेस कर रहा हूं कि ये सबको अफेक्ट करने वाला है परवेसिवली या बहुत सारे सिर्फ असर्शन को अफेक्ट करने वाला है. Then I need to understand what can go wrong at the assertion level. कि चलो सिर्फ assertion को अफेक्ट कर रहा है तो assertion level पे क्या गड़बड़ हो सकती है. समझो रिलेटेड पार्टी से परचेज है, हो सकता है उसके मेजरमेंट में, एक्यूरेसी में, उसके अमाउंट में गड़बड़ हो सकती है, या हो सकती है कि कंप्लीटली रिलेटेड पार्टी रिकॉर्ड ही ना हुआ, या हो सकता है कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुआ, फिक्टिशियस हम परचेसेस बता रहे हैं. यस. लास्टली मेरे को असेस करना है व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि हम लोग यहाँ पे ऐसी कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क, फिर असेस करना है कि क्या परवेसिवली अफेक्ट करता है, क्या असर्शंस को अफेक्ट करता है, फिर हमें देखना है व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, एंड लास्टली वी विल हैव टू कंसीडर द लाइक्लीहुड. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक नंबर 2. ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कमिंग टू टॉपिक नंबर 3, इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. काफी बार आईसीए ने पूछा हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन. सो हाउ डू वी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले रोमन. सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी रेलेवेंट इंडस्ट्री को वो बिलोंग करता है. ठीक है, वहां पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या है, सप्लायर और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है. लेट अस से मैं एक एयरलाइन इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रहा हूँ. सी वहां पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 4 से 5 एयरलाइन है, हम वी आर नॉट वेरी ब्रांड लॉयल कि भाई मैं हमेशा आकाशा से ट्रैवल करूंगा, इंडिगो से ट्रैवल करूंगा. मेरे को फॉर एग्जांपल यहां से जाना है लेट अस से गोवा. अब गोवा जाते वक्त मैं देखेगा मेरे टाइम के वक्त कौन सी फ्लाइट्स है जो सबसे सस्ती है, मैं तो वो बुक करेगा. तो अब ये इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि जिसका सबसे कम प्राइस वो कंपनी चलने वाली है, और कम प्राइस रखने की वजह से लॉस हो सकता है, उसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है. तो मैं समझ रहा हूं कि मेरा जो क्लाइंट है उसके ऊपर क्या क्या रिस्क है. तो अब कंपटीशन की वजह से रिस्क है. सप्लायर और कस्टमर रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री में जो प्लेन्स खरीदे जाते हैं वो बोइंग से खरीदे जाते हैं. बोइंग एक कंपनी है जो क्या करती है, एयरक्राफ्ट बनाती है. जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू है, वैसे एयरक्राफ्ट के लिए कौन सी कंपनी है, बोइंग. अब अगर हमारे बोइंग के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, समझो वो उसके पास से एयरक्राफ्ट लिए थे हमने 200, हमने पेमेंट नहीं किया, अब बोइंग बोला नया एयरक्राफ्ट ही मैं तेरे को नहीं देने वाला है. तो अब जब नए एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे क्या इंपैक्ट आएगा. यस. कोई ऐसा क्लाइंट है जहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पुराने टाइम में सीडीज मिलती थी. ठीक है, वो म्यूजिक सीडीज मिलती थी. 6 महीने में डीवीडी आने लगी, 6 महीने में पेन ड्राइव आने लगी, 6 महीने में हार्ड डिस्क आने लगी, 6 महीने में क्लाउड आ गया. तो अब अगर समझो ऐसी कोई इंडस्ट्री में हमारा क्लाइंट है जहां पे टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, तो देयर इज अ रिस्क कि कंपनी शायद क्या हो जाएगी, बंद. तो मेरे को पहले समझना है कि मेरा जो क्लाइंट है कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा है, व्हाट इज द रेलेवेंट इंडस्ट्री. सेकेंडली मैं वहां पे देखना चाहूंगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज. देखो अब स्ट्रेटजीज अगर बोलो कि अग्रेसिव है तो रिस्क कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा. और स्ट्रेटजी जितनी अग्रेसिव नहीं है तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम. मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा है. कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंपनी अगर लॉस पे लॉस किए जा रही है तो भाई हमें क्या लगेगा, कुछ तो भी गड़बड़ है. मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अब तुम्हारे वहां पे बाजू में एक अमीर इंसान बैठा हुआ है और बाजू में से फॉर एग्जांपल कोई बेगर या कोई गया और तुम्हारा फोन चोरी हो गया. अब सबसे पहला शक तुम्हारे किसके ऊपर आ जाएगा, वो अमीर इंसान के ऊपर कि भाई वो गरीब इंसान के ऊपर, गरीब के ऊपर. तो कंपनी अगर समझो कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है, हमें लग रहा है ये फ्रॉड करेगी. क्यों फ्रॉड करेगी, हमें लग रहा है इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए वो झूठा मोटा प्रॉफिट बताना चाहती है कि शेयर होल्डर्स भाग ना जाए. तो अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमें दिख रहा है कि कंसिस्टेंटली लॉसेज है, रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा. पर अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है, रिस्क क्या हो जाएगा, कम. एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो हमें देखना है कि जो भी एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्या वो एज पर एएफआरएफ है, क्या वो रेलेवेंट है. मतलब मार्केट में सब फीफो कर रहे हैं, हम अकेले वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो गलत बात हो जाएगी. तो हमें देखना है उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं. समझो फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने काफी बार सुना रहेगा बाईजूस में दे चेंज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी जस्ट सो दैट वो लोग का प्रॉफिट क्या दिखे, ज्यादा दिखे. तो यहाँ पे इन दिस केस हमें रिस्क क्या लग रहा है, ज्यादा. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द एंटिटी, क्या एंटिटी क्या काम करता है.
उनके ऑपरेशंस क्या है, मतलब क्या वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, क्या वो लोग सर्विस में है, क्या वो लोग ट्रेडिंग में है, ठीक है, तो उनके ऑपरेशंस क्या है, उनके ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या है। ओनरशिप मतलब फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ डेट है या इक्विटी है, किस तरीके की ओनरशिप है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा चीजें वहां पे रिस्क ज्यादा हो जाएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग और प्लान्स टू मेक इंक्लूडिंग द स्पेशल पर्पस एंटिटी। तो उन्होंने एक एंटिटी बनाई हुई है जहां पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी खुद से कुछ काम नहीं करने वाली, वो लोग यही पैसा दूसरी कंपनीज में क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट। पॉइंट नंबर 4 इज काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ टू, द वे द एंटिटी स्ट्रक्चर, वो आ गया गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, हाउ इट इज फाइनेंस मतलब क्या आ गया, ओनरशिप। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एंटिटी के ऑपरेशंस क्या है, उनकी ओनरशिप क्या है, उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज, द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस। ठीक है, सो ये हमारा हो गया रोमन। आर से हम लोग ने क्या देखा, रेलेवेंट इंडस्ट्री। ओ से हम लोग ने क्या देखा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटजीज। एम से मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ए से एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एन से नेचर ऑफ द एंटिटी। Has everyone understood this? तो यहाँ पे देखो हम एकदम डिटेल में नहीं जा रहे, बिकॉज ये चैप्टर अपने आप में बड़ा चैप्टर है। क्लासरूम में हमको यही चैप्टर करने में 10-15 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिससे तुम्हें रिकलेक्ट हो जाए। जिसको नहीं हो रहा है एक बार आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज डैशबोर्ड पे जाके देखो। जिसको डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं है, यू कैन गो एंड बाय दिस वन सिंगल चैप्टर। दिस चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो इसके साथ कोई भी रिस्क ना लिया जाए। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपने कभी ना कभी पहले पढ़ा है, तो ओनली एंड ओनली दिस लेक्चर विल सफाइस। सिर्फ यहाँ पे रिविजन करके मेक श्योर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। तो ये हमारा हुआ हाउ डू वी अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो obtaining an understanding of the entity and its environment, including entity's internal control, is a continuous dynamic process of gathering, updating, and analyzing information throughout audit. Understanding establishes a frame of reference which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. तो अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऑडिटर को अपना अपना जजमेंट यूज करना पड़ेगा, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, रामदास में। ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑडिटर अपना क्या करने वाला है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा। कहाँ पे करेगा, रामदास में। असेसिंग ROMMS, ROMMS इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। ठीक है, मैंने असेस किया, आपने असेस किया, किसी और ऑडिटर ने असेस किया, तो भाई यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो असेसिंग ROMMS। Then considering the appropriateness of selection and application of accounting policies, तो accounting policies appropriate है कि नहीं is also a matter of judgment. Determination of materiality यही चैप्टर में आएगा ऐसे 320 में, again a matter of judgment. Developing expectation for use when performing analytical procedure. अब analytical procedures अगर आपको याद हो, तो analytical procedures में हम क्या कर रहे थे, एक amount डेवलप करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैं डेवलप करता हूं कि लेटर से GP रेशियो इज यूजुअली फॉर एग्जाम्पल 20%। ये साल सेल्स हुआ है 100 करोड़, तो मैं डेवलप कर रहा हूं एक अमाउंट कि इस साल का जीपी कितना होगा, 20 करोड़। अब ये डेवलप जो करते हैं हम अमाउंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते वक्त, दिस इज बेसिकली थ्रू आउट द ऑडिट। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, जजमेंट, कि इतना ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जजमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर सेल्स 100 करोड़ था, हमें दिख रहा है ट्रेंड के एवरी ईयर 10% से सेल बढ़ रहा है, तो मैं जजमेंट दे रहा हूं कि ये साल सेल्स कितना होगा, 110 करोड़। तो डेवलपिंग एन एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। तो कहां कहां पे मेरे को जजमेंट लेना पड़ा, असेसिंग ROMMS के लिए, considering the appropriateness and selection of accounting policies, determining materiality in accordance with 320, developing expectation for use when performing analytical procedure, फिर evaluating sufficiency and appropriateness of the audit evidence obtained, such as appropriateness of assumption and management's oral and written representation। तो जो भी assumptions लिए हैं, क्या वो assumptions appropriate है कि नहीं, इसके लिए मुझे भी क्या लेना पड़ेगा, जजमेंट। तो मैनेजमेंट काफी बार assumptions लेता है, आई विल हैव टू टेक अ जजमेंट कि उनके जजमेंट सही है कि नहीं है। फिर आइडेंटिफाइंग एरियाज में स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन में भी नेसेसरी। सी कहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन नेसेसरी है, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 में आएगा। ठीक है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग कहां पे स्पेशल कंसिडरेशंस की जरूरत है, बट लेकिन वो एरियाज आइडेंटिफाई करना भी मेरे लिए क्या है, जजमेंट। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि कौन से एरियाज में हमें जजमेंट लेना पड़ेगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, रामदास। असेसिंग ROMMS, कंसिडरिंग अप्रोप्रिएटनेस एंड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, developing expectations for use when performing analytical procedure, फिर evaluating appropriateness of the assumptions and identifying areas that require special audit considerations। So हमारे 3 टॉपिक हो गए, एक समझा हम लोग ने ऑडिट रिस्क, सेकेंड हम लोग ने समझा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ROMMS, और थर्ड टॉपिक हम लोग ने समझा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। सो डिटेल में हमने इसे भी समझा बेसिक कंसेप्ट में, जहां पे हम ऑडिट रिस्क का कंसेप्ट समझ रहे थे बेसिक कंसेप्ट में, उसी के अंदर कंट्रोल रिस्क का कंपोनेंट आता है, वहां पे मैंने इंटरनल कंट्रोल समझाया हुआ है। बट सिंपल से एग्जांपल्स ले लेते हैं जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिवाइजिंग, सो एवरीवन वाज वाचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। क्या था इंटरनल कंट्रोल्स? फॉर एग्जांपल जेकेएससी में जब स्टूडेंट बुक लेने आता है, उसको बुक दी जाती है, पर एक ही स्टूडेंट 2 बुक लेके जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो रिसीट होती है तुम्हारी, उसके पीछे सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। अब ये स्टूडेंट यही रिसीट लेके कोई भी ब्रांच पे जाए, उसको वापस दूसरी बुक मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक इंटरनल कंट्रोल है। सेकेंड एग्जाम्पल, H&M में तुम जाते हो, वहां पे फॉर एग्जाम्पल तुमने ट्रायल रूम में जाके अपने पुराने कपड़े लगा दिए, नया शर्ट पहना और चुपचाप वहां से निकल गए, क्या चलेगा? क्या नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज भाई वहां पे अगर समझो तुम वो शर्ट नया शर्ट पहन के निकल जाओगे, उसके ऊपर बारकोड लगा रहेगा। अब बिल पेमेंट के बिना अगर वो शर्ट पहन के बाहर गए तो भाई बजर बजने लगेगा। ये एक इंटरनल कंट्रोल है कि भाई ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल के पब्लिक वहां पे जाके तुम जैसी चिंदी चोरी ना करे। तीसरा, अमेजोन में फॉर एग्जाम्पल परचेज सही से रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि पहले है ना, गुड्स को कौन चेक करता है? एक वेयरहाउस कीपर, ठीक है, जो गोडाउन मैनेजर होता है, वो देखता है कि गुड्स बराबर है। फिर रिक्विजिशन ऑफिसर होता है, रिक्विजिशन ऑफिसर वो होता है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, वो देखेगा बराबर है। दोनों ने अप्रूव किया, परचेज मैनेजर फिर क्या पास करेगा? एंट्री। ये हमारे लिए क्या हो जाता है? एक इंटरनल कंट्रोल। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल को कहां पे डिफाइन किया गया? ऐसे 315। एंड डेफिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको एज ए इंट्रोडक्शन हमें यूज करना पड़ेगा इन मल्टीपल आंसर्स। तो एज पर ऐसे 315, identifying and assessing ROMMS through understanding the entity and environment. Internal control may be defined as a process that is designed, implemented and maintained. ठीक है, तो एक प्रोसेस है जैसे डिम किया गया है, डिजाइन किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, मेंटेन किया गया है। किसने किया? ये TCWG ने, मैनेजमेंट या अदर पर्सन, मतलब कोई और एम्प्लॉय हो सकता है। वापस एक बार, ये एक प्रोसेस है जिसे डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है, मेंटेन किया है। किसने किया है? TCWG ने, मैनेजमेंट ने या अदर पर्सनल ने। क्यों किया है? To provide a reasonable assurance. क्या? To provide a reasonable assurance about what? Achievement of the entity's objective. तो ये इंटरनल कंट्रोल्स बनाए कि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कौन से ऑब्जेक्टिव? 4 ऑब्जेक्टिव। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बने। सेकंड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, के जो भी हमारे ऑपरेशंस है वो एफिशिएंटली चले। सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, के एसेट की कोई चोरी ना हो, मिसअप्रोप्रिएशन ना हो। एंड लास्टली फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल से हम 4 ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets and compliance with laws and regulation. वापस एक बार पूरा डेफिनेशन बोलते हैं। Internal control may be defined as a process that is designed, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel. Q, to provide reasonable assurance about achievement of the entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets and compliance with laws and regulation. अब क्या फायदा होता है इंटरनल कंट्रोल समझने का? 3 फायदा होता है। सबसे पहले हमें इससे क्या पता चलेगा? व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क। पोटेंशियल रिस्क पता चलेगा तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा? ROMMS। एक बार हमें ROMMS पता चल गया तो इससे हमें क्या समझ जाएगा? मेरा NT। तो इट विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिजाइनिंग द NTE ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पर लेकिन इंटरनल कंट्रोल के भी थोड़े बहुत खुद के क्या है लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशन? कि इंटरनल कंट्रोल हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। देखो, इंटरनल कंट्रोल सही चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दूं। क्या मैं मां कसम खा के बोल सकता हूं? क्या नहीं, क्योंकि अभी भी इनहेरेंट रिस्क तो है। सेकंड, ह्यूमन जजमेंट्स और सारी चीजें होती है। अब अगर ह्यूमन जजमेंट क्या हो गया, अगर फॉल्टी हो गया, तो इन दैट केस वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि कंट्रोल सही से नहीं चलेंगे। नेक्स्ट, व्हेनेवर देयर इज कल्यूजन अमंग पीपल, 2-3 लोग मिली भगत कर रहे हैं, तो भाई वहां पे कंट्रोल चलने वाले नहीं है। छोटी एंटिटीज में काफी बार इतने सारे कंट्रोल्स लगाना पॉसिबल नहीं है। एक छोटा से किराने स्टोर में जाओगे तो वहां पे एक ओनर होगा, वहां पे उसको हेल्प करने के लिए एक चौड़ू आएगा। जिस दिन चौड़ू नहीं होगा उस दिन ओनर ही क्या बन जाएगा? चौड़ू। वहां पे इतने सारे कोई इंटरनल कंट्रोल्स होने वाले नहीं है। तो देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल। तो हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग, हम लोग ने समझा व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल 5 कंपोनेंट्स पे बना हुआ है। पहले को कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकेंड वाले को हम कहते हैं एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, थर्ड वाले को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ वाले को हम कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज एंड फिफ्थ वाला हमारा क्या हो जाता है? मॉनिटरिंग। वापस एक बार, पहला क्या होता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग। पहले समझते कंट्रोल एनवायरनमेंट। सी व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से तुम अगर क्लासेस में आते हो तो तुम्हारे भाई मम्मी पापा पूछते हैं व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ योर क्लास। ये ऐसा थोड़ी पूछ रहे कि भाई एसी का भाई टेम्परेचर क्या है, वातावरण क्या है। व्हेन दे आर आस्किंग द एनवायरनमेंट, दे आर आस्किंग कि भाई टीचर्स कैसे हैं, सपोर्ट स्टाफ कैसे है, बाजू में बैठने वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं। भले बैठने लायक नहीं है तुम्हारे दोस्त, बट लेकिन फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा पूछते हैं तो बोलते हैं मैम अच्छा था, ठीक है, द एनवायरनमेंट इज गुड इनफ। अब ये जो एनवायरनमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
समझ रहे हो? अगर समझो ये एनवायरमेंट सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टीचर सही नहीं है, सपोर्ट स्टाफ सही नहीं है, तुम्हारे आजू में बैठने वाले स्टूडेंट सही नहीं है, तो इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस। बट अगर ये एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कंट्रोल एनवायरमेंट मतलब क्या देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट का बिहेवियर क्या है, क्या मैनेजमेंट एथिकल है, क्या मैनेजमेंट सारी इंटीग्रिटी फॉलो कर रहा है, आर दे ऑनेस्ट इनफ। तो ये एक एनवायरमेंट है। हमें लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट ही एथिकल नहीं है, मैनेजमेंट बोल रहा है भाई जो गलत काम करना है करो, हम लोग को तो सेल से लेना देना है, प्रॉफिट से लेना देना है। मैनेजमेंट खुद ऑनेस्ट नहीं है, वो लोग खुद ही भाई क्या करते हैं, रिश्वत खिलाते हैं लोगों को एंड XYZ थिंग्स। तो अब कंट्रोल एनवायरमेंट ही वीक है। ये जो कंट्रोल एनवायरमेंट है ना, ये कंपोनेंट इट इज अ फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट। अगर एनवायरमेंट ही सही नहीं है ना, तो दूसरे के कंपोनेंट सही से चल सकते नहीं है। तो फर्स्टली ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, will have to obtain understanding of control environment. As a part of obtaining understanding, the auditor shall evaluate whether management has created and maintained culture of what? Honesty and ethical behavior. ये जो component है, this is a foundation for other components. Next, what is included in the control environment is gas. सबसे पहले governance and management functions. Second is attitude क्या है? And lastly, this will set the tone of the organization. What are the elements of the control environment? तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारा मोती सीए है। क्या बोलेंगे भाई, हमारा मोती सीए है। तो सबसे पहले एम से मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी है कि भाई देखिए जो करना करने पड़ो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेके आओ, तो कंट्रोल एनवायरमेंट सही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो काफी बार है ना गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी में स्ट्रक्चर में हायरार्की इतनी ज्यादा होती है ना कि पता ही नहीं चलता एट द एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो वहां पे कंपेरेटिवली रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। What is participation with by TCWG? अगर TCWG पार्टिसिपेट कर रहा है, वो मैनेजमेंट में का काम ओवरसी कर रहा है, तो कंपेरेटिवली कंट्रोल एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है। फिर बाद में कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। क्या मैनेजमेंट वहां पे कम्युनिकेट कर रहा है, वो खुद एनफोर्स कर रहा है इंटीग्रिटी। समझो फॉर एग्जाम्पल दो सेल्स मैनेजर थे, एक सेल्स मैनेजर ने दुनिया भर के लोगों को रिश्वत खिलाई, कस्टमर को फेक प्रोमिसेस दिए, पर सेल ज्यादा लेके आया। अब भाई एनुअल अवार्ड चल रहे थे, जो सेल्स मैनेजर ने गलत काम दिया था उसी को सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। Now what is the message that is being communicated कि तुम एज अ सेल्स मैनेजर तुम्हें जो गलत काम करना है करो, कंपनी के जेब में प्रॉफिट लेके आओ, तो हम खुश है, तुम्हें अवार्ड मिलेगा। तो समवेयर दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। तो हमें देखना है व्हाट इज द कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। नेक्स्ट कमिटमेंट टू व्हाट, कंपिटेंस। तो जो भी कंपिटेंट है भाई उसी को काम मिल रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट में होता है सिफारिश आई तो बना दिया, जस्ट बिकॉज पापा यूनियन मिनिस्टर है तो क्या बच्चे को हम लोग BCCI का चेयरमैन बना देंगे। तो भाई जो भी है वो क्या होने चाहिए, कंपिटेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद देयर शुड बी एन असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों का बीच में बैलेंस नहीं है ना, तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। लास्टली वी शुड हैव ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, जहां पे हम लोग कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे उनको ओरिएंटेशन देंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, काउंसलिंग देंगे, प्रमोशन कैसे होगा, कंपेंसेशन कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, HR पॉलिसीज। तो हमने यहाँ पे बोला सबसे पहले मैनेजमेंट की फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पार्टिसिपेशन क्या है बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, then communication and enforcement of integrity and ethical values, commitment to competence, assignment of authority and responsibility, फिर उसके बाद human resource policies and practices। अब एक कंट्रोल एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं फ्रॉड हो ही नहीं सकता। लेट अस से समझो तुम्हारा क्लास का एनवायरमेंट सही है, ठीक है, टीचर सही है, सपोर्ट स्टाफ सही है, आजू बाजू बैठने वाले स्टूडेंट सही है, दे एनकरेज यू, डज नॉट मीन कि तुम 100% पास हो जाओगे और रैंक लेके ही आओगे। हाँ, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर समझो तुम्हारा कंट्रोल एनवायरमेंट ही सही नहीं है, टीचर सही नहीं है, सपोर्ट स्टाफ सही नहीं है, आजू बाजू बैठने वाले स्टूडेंट्स डिमोटिवेट करते रहते हैं, हर आधे घंटे में बोलते हैं अरे पक गए, क्यों लाइफ में सीए किया, तो नाउ अब तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। बट अगर कंट्रोल एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि तू 100% पास होकर रैंक लेके आएगा। तो वैसे ही एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड नहीं ही होगा। हाँ, बट अगर कंट्रोल एनवायरमेंट वीक है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या हो जाएगा, ज्यादा। अंदर का कंटेंट पढ़ लेते। Existence of a satisfactory control environment can be a positive factor when auditor assesses ROMMS। ठीक है, तो अगर समझो एक satisfactory control environment है तो ये positive factor है for ROMMS। However, although it may help reduce the risk of fraud, satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud। मतलब fraud को 100% zero कर सकता नहीं है। Conversely, मतलब opposite, deficiency in the control environment may undermine the effectiveness of control, in particular in relation to fraud। समझो फॉर एग्जाम्पल हमें लग रहा है कि आईटी के अंदर रिस्क है, पर मैनेजमेंट वहां पे आईटी सिस्टम को ठीक करने के लिए रिसोर्सेज ही एलोकेट नहीं कर रहा है, वो वहां पे अभी भी रिस्क परसिस्ट कर ही रहा है। तो समवेयर द कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट स्ट्रांग, तो और भी एरर्स या फ्रॉड हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस आईटी सिक्योरिटी रिस्क may adversely affect the internal controls by allowing improper changes made to the computer programs or data or unauthorized transaction to be processed।
कंट्रोल एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ डज नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये अपने आप में प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर पाएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनवायरनमेंट, बट लेकिन डेफिनेटली ये बाकी की चीजों को क्या करेगा, अफेक्ट। तो हम लोग ने कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े। पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए हमें देखना है क्या मैनेजमेंट ने क्रिएट किया है एंड मेंटेन किया है कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। दिस इज गोइंग टू बी अ फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट। फिर बाद में व्हाट इज इंक्लूडेड, गैस, गवर्नेंस, एटीट्यूड एंड इट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द एलिमेंट्स, पहले मैनेजमेंट्स फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, organizational structure, participation by TCWG, communication and enforcement of integrity and ethical values, commitment to competence, assignment and authority and responsibility, human resource policies. फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अ सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव फैक्टर, ये रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ फ्रॉड बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट। Conversely, deficiency may undermine the effectiveness of the control. Management's failure to commit sufficient resources to address IT security. The control environment itself does not prevent, detect or correct material misstatement. क्या समझा सबको ये? ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं विद द सेकंड कंपोनेंट। अब जैसे ऑडिटर के पास एक रिस्क असेसमेंट होता है जहां पे ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करता है, आरओएमएमएस, वैसे ही एंटिटी के खुद के पास भी क्या होना चाहिए, एक रिस्क असेसमेंट जिससे एंटिटी आइडेंटिफाई कर सके रिस्क। तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग वेदर द एंटिटी हैज अ प्रोसेस, मेरे को देखना है कि उनके पास एक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द रिस्क। अच्छा, क्या उनके पास प्रोसेस है टू एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। तो रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, समझो रिलेटेड पार्टी से रिस्क है, एस्टिमेट करो कि सिग्निफिकेंस क्या है इस रिस्क का। क्या उनके पास प्रोसेस है टू असेस द लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस एंड डिसाइडिंग अबाउट द एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क। तो 4 पॉइंट्स है। पहला क्या बोला अपन ने, क्या उनके पास प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द रिस्क। सेकेंड, उनके पास प्रोसेस है टू एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस। थर्ड, उनके पास प्रोसेस है टू असेस द लाइक्लीहुड एंड लास्टली उनके पास प्रोसेस है टू एक्शन टू टेक द एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क। थर्ड कंपोनेंट आता है हमारा आईटी सिस्टम। देखो, अब मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ऑफ द आईटी सिस्टम, पर मैं वही आईटी सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा जो मेरे लिए रेलेवेंट है। तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रेलेवेंट मतलब जो मेरे को अफेक्ट कर रहा है उसी को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। समझो फॉर एग्जांपल जीकेएससी के 2 वेबसाइट्स है, एक stream.jkshah क्लासेस, ठीक है, और एक क्या था, online.jkshahclasses.com। अब देखो stream.jkshah क्लासेस जो है ना, वहां पे तुम्हारे पास जो रिकॉर्डेड एक्सेस रहेगा, बैकअप रहेगा। समझो इफ हैव अटेंडेड फिजिकल क्लास, तो तुम वहां पे जाके क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड बैकअप देख सकते हो, दैट्स इट। अब ये आईटी सिस्टम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। मेरे को एज एन ऑडिटर वो कंट्रोल समझने की कोई जरूरत नहीं है। बट online.jkshah क्लासेस, अब ये एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे जाके तुम क्या कर सकते हो, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज बाय कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू दिस वेबसाइट। सो ये online.jkshah क्लासेस है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके तुम कोई भी अगर कोर्स बाय करना चाहो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सीए में गए, सीए में जाके आपने डिसाइड किया ओके सीए फॉर एग्जांपल लेट अस से यू वांट समथिंग फॉर योर इंटर सीए, तो आप इंटर सीए पे गए, फॉर एग्जांपल टाइप सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल यू सिलेक्टेड फास्ट ट्रैक, देन लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको ऑडिटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑडिटिंग में गए। नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप कोई चैप्टर लेना चाहो, जैसे कि अगर आपको ये चैप्टर नंबर रिस्क असेसमेंट वाला चाहिए, ठीक है, देन यू फॉर एग्जांपल यू सिलेक्टेड कि भाई कौन सा प्रोफेसर चाहिए और आपने अप्लाई किया, ठीक है। सो नाउ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फॉर 399 यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर वन सिंगल चैप्टर। तो आप यहाँ पे सीधा ऐड टू कार्ट करोगे और ऐड टू कार्ट करके सीधा एनरोल करोगे। तो यू जस्ट हैव टू पुट योर फोन नंबर, मेक लेटर लॉगिन, मेक द पेमेंट एंड बाय द कोर्स। तो यार दिस इज online.jkshah क्लासेस। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके परचेज कर रहे हो, तो आपने यहीं पे पेमेंट किया, यू मेड द पेमेंट, तो एंट्री भी तो यहीं से पास हो गई ना। तो अब अगर ये वेबसाइट सही से नहीं चल रही है, क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा? यस, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। सो कमिंग बैक टू दिस, मेरे को क्या online.jkshahclasses.com समझना पड़ेगा? यस। तो मैं वही आईटी सिस्टम समझ रहा हूं जो मेरे लिए रेलेवेंट है, बाकी सारी चीज का मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब मैं वहां पे टोटल 6 चीजें देखूंगा। पहले मैं देखूंगा कि व्हाट आर द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जेकेशाह क्लासेस में फॉर एग्जांपल 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफलाइन में आके भी एडमिशन लेते हैं और स्टूडेंट ऑनलाइन में भी एडमिशन लेते हैं, तो 2 टाइप के ट्रांजैक्शन है। अब मैं देख रहा हूँ ये ट्रांजैक्शंस को कैसे इनिशिएट किया जा रहा है। अब पहले मैं ऑफलाइन के बारे में चर्चा करता हूँ। तो अब यहाँ पे ऑफलाइन में जब आते हैं तो फॉर एग्जांपल क्या भरा जाता है, एक इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या मैं कह सकता हूँ ये मैन्युअली इनिशिएट किया गया, यस। फिर वहां पे जो एडमिन बैठा रहेगा वो एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। तो अब ये जो रिकॉर्डिंग हुआ ये भी कैसे किया गया, मैन्युअली। प्रोसेस जो किया जाएगा ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम अपने आप क्या कर लेगा, उसे प्रोसेस करेक्ट करना होगा तो मैन्युअली वो लोग वहां पे करेंगे। फिर ट्रांसफर करेंगे जनरल लेजर। देखो यहाँ पे ये जो इनर एंट्री पास हुई वो सेल्स एंट्री है, सबको समझता है सब्सिडरी बुक्स होते हैं, तो सब्सिडरी बुक्स बने, फिर उसको जनरल लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो ट्रांसफर होगा ये ऑटोमेटेड होगा। अब मेरी ब्लैक कलर की पेन पे ध्यान देना, अगर ये ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन है
तो इनिशिएट जो हुआ ना, वो लोग ने सीधा तुम लोग ने क्या किया, ऐड टू कार्ट। तो ये इनिशिएट कैसे हुआ, ऑटोमेटेड। रिकॉर्ड किसी ने इंसान ने नहीं किया, ये भी कैसे हुआ, ऑटोमेटेड। प्रोसेस कैसा होगा, ऑटोमेटेड। अच्छा, करेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली। अब जो ट्रांसफर होगा जनरल लेजर में, वो भी कैसे होगा, ऑटोमेटेड, इन केस इफ इट इज अ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या देखूंगा, ये जो भी एंट्री पास हुई उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स देखूंगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ था मैन्युअली, तो इंक्वायरी फॉर्म भरा था, तो मैं सपोर्टिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन चेक करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि जो आईटी सिस्टम है ये सारी चीजों को कैसे कैप्चर करता है। तो हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर बाद में मैं देखूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है। फिर जो जर्नल एंट्रीज है उसके लिए क्या कंट्रोल्स है, वरना कोई फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने 6 चीजें देखी। पहले कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन को कैसे इनिशिएट किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है, ट्रांसफर टू द जनरल लेजर। उससे रिलेटेड रिकॉर्ड, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन चेक किया। फिर चेक किया कैसे आईटी सिस्टम इसे कैप्चर करता है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है एंड कंट्रोल्स क्या है फॉर द जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज। हम अब तक जो एग्जांपल लेते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल बुक देने का एग्जांपल, ठीक है, रिसीट के पीछे सब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा, एचएनएम वाला एग्जांपल, और ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सीधा मैं एग्जांपल्स के ऊपर जाता हूं। जैसे कि हम लोग ने क्या कर दिया, वहां पे एक परफॉर्मेंस रिव्यू डाल दिया। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस रिव्यूज, हम क्या करेंगे, क्लाइंट का बजट और एक्चुअल कंपेयर करेंगे। जैसे तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हो बस समथिंग सिमिलर टू दैट। तो वहां पे हमें समझेगा बजट क्या था और एक्चुअल क्या है, वहां पे वैरिएंस हुआ तो हमें समझेगा शायद कुछ तो रिस्क है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, हम थोड़े फिजिकल कंट्रोल्स डाल देंगे जस्ट सो दैट असेट का मिसअप्रोप्रिएशन, चोरी ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फॉर एग्जांपल जो परचेज की एंट्री पास कर रहा है सेम बंदा सेल्स की एंट्री पास करेगा तो फ्रॉड करने के चांसेस है। बैंक में हमने पढ़ा है कि जो फ्रंट डेस्क पे बैठा है वही बंदा अगर समझो बैक एंड पे बैठ के वहां पे एंट्री पास कर रहा है तो फ्रॉड होने के चांसेस है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। मॉनिटरिंग में हम इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, के कंट्रोल कितने इफेक्टिवली चल रहे हैं। ये असेसमेंट हम करते हैं ऑन अ टाइमली बेसिस। इससे अगर समझो कुछ गड़बड़ होगी तो हम इसके ऊपर क्या ले सकते हैं, रेमेडियल एक्शन। It includes consideration whether controls are operating and is intended and they are modified as appropriate for the change in condition। तो जैसे हम इंटेंड कर रहे थे वैसे ही कंट्रोल चल रहा है और वहां पे क्या कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं। मॉनिटरिंग हम ऑनगोइंग भी कर सकते हैं या सेपरेट इवैल्यूएशन भी हो सकता है। सी ऑनगोइंग मॉनिटरिंग मतलब क्या, बुक देते वक्त काका को क्या बोला गया था यहाँ पे कि भाई स्टूडेंट की रिसीट लो, वहां पे सब्जेक्ट का नाम लिख। अब यहाँ पे जो ब्रांच एडमिन होगा उसी को बोला जाएगा एक काम करो आप ओवरसी करो कि भाई काका बराबर से रिसीट के पीछे सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं कि नहीं। ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग हो गया, एक बंदा कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, कोई उसको ओवरसी कर रहा है, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। या तो हम कर सकते हैं सेपरेट इवैल्यूएशन, जहां पे हम क्या करवाएंगे, इंटरनल ऑडिट। क्या करवा सकते हैं हम अलग से एक इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का काम ही क्या होगा, ये चेक करना कि कंट्रोल सही से चल रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा हो गया मॉनिटरिंग। इसके साथ हमारे 5 कंपोनेंट्स क्या हो गए, समाप्त। अब मेरे को बताओ क्या सारे के सारे कंट्रोल्स हमारे लिए रेलेवेंट है क्या, नहीं। हम वही कंट्रोल्स देखना चाहेंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। बिकॉज कितने सारे कंट्रोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होने वाले। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between entities objective and the control it implements to provide reasonable assurance about their achievement. However, not all of these objectives are control and are relevant to the auditor's risk assessment. Now कौन से कंट्रोल हमारे रेलेवेंट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमएस डांस के ऊपर, मटीरियलिटी के ऊपर। अगर वो मटीरियल है तो हमारे लिए रेलेवेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज जितना ज्यादा उतने ज्यादा कंट्रोल रेलेवेंट। तो भी मेरे को बताओ, एक किराने स्टोर वाला है और एक डीमार्ट है, ज्यादा कंट्रोल्स कहां पे रेलेवेंट होंगे, डीमार्ट में, किराने स्टोर वाले के उधर, डेफिनेटली डीमार्ट में। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ट्रेडिंग वाला बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेटर से वो प्लास्टिक के आइटम्स खरीदता है और बेचता है, बट एट द सेम टाइम मैं अमेजॉन की बात करूं, डाइवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अमेजॉन स्टोर है, अमेजॉन म्यूजिक है, अमेजॉन ऑडिबल है, फिर बाद में फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन के काफी सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं। जितनी डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा उतने कंट्रोल्स हमारे लिए रेलेवेंट। एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देखो जितने लॉ ज्यादा एप्लीकेबल ना उतने कंट्रोल्स रेलेवेंट, क्योंकि अगर कोई भी लॉ का नॉन कंप्लायंस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बैंकिंग कंपनी को मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उतने ही ज्यादा कंट्रोल क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या एंटिटी का, ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, किस टाइप का बिजनेस है। ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ठीक है सिंपल इक्विटी है, डेट है कि कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स और करेक्ट स्टेटमेंट। हमें लग रहा है कि वो कंट्रोल या इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंट्रोल्स गलतियों को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट कर पा रहा है तो मेरे लिए रेलेवेंट है। पर मुझे लग रहा है कि गलती इसको ज्यादा प्रिवेंट, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, मतलब वहां पे उस कंट्रोल से रिलेटेड रिस्क कितना है। फिर हम कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा था 5 कंपोनेंट है, कंट्रोल एनवायरनमेंट है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट है, आईटी सिस्टम है, कंट्रोल एक्टिविटीज है, मॉनिटरिंग है। कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर होगा ना तो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा, बिकॉज अगर वो फाउंडेशन है, वही कंपोनेंट सही से नहीं चला तो बाकी के कंपोनेंट चलने वाले नहीं है। फिर वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो हमारे लिए कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा रेलेवेंट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एमएस डांस। सबसे पहले एम से क्या बोला आपने, मटीरियलिटी, फिर उसके बाद साइज ऑफ द एंटिटी, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी,
applicable and legal requirement, nature of the entity's business, including its organization and ownership, whether and how specific control individually in combination with others prevent, detect or corrects material misstatement, the significance of the related risk, the circumstances and the applicable component, the nature and complexity of the system that are part of the entity's internal control. Next, थोड़े कंट्रोल्स होंगे, किसके ऊपर होंगे हमारे, ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि कंप्लीटनेस है कि नहीं और एक्यूरेसी है कि नहीं. तो कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी may be relevant to the audit if the auditor intends to make use of the information in designing and performing further audit procedure. तो हमारे लिए रेलेवेंट होगा अगर हम उसके ऊपर हमारी आगे फैप लगाने वाले हैं. तो अब मेरे को रेवेन्यू देखना है कि कंप्लीट है कि नहीं. तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब जो फॉर एग्जाम्पल हम शर्ट बेच रहे हैं, 2000 शर्ट बेचे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शर्ट बेचे, हर एक शर्ट कितने का, 2000 का. तो भाई एवरेज रेवेन्यू कितना आना चाहिए, 20 करोड़. अब मैं वहां पे जाके चेक करेगा क्या 20 करोड़ के आसपास आया कि नहीं आया. Controls relating to the operation and compliance objective may be relevant to audit if they relate to data and the auditor evaluates and uses applying the audit procedures. Next, internal controls over safeguarding of assets. अब हमें यह चाहिए कि असेट की मिसअप्रोप्रिएशन ना हो, असेट की चोरी ना हो, तो उसके ऊपर भी क्या होने चाहिए, इंटरनल कंट्रोल. तो वहां पे अनऑथराइज एक्विजिशन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट अस से एक भाई बंदा है वहां पे काम करता है, उसने क्या किया, ऑफिस में प्रिंटर मंगवा लिया, प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं, मंगवा लिया, कार्ट्रिजेस मंगवा लिया, पता चला प्रिंटर घर पे लेके गया, अपनी बच्ची के जो भी सारे साइंस के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर प्रिंट आउट निकालना था. तो देयर शुड बी नो अनऑथराइज एक्विजिशन. जो भी असेट खरीदा जा रहा है उसके लिए ऑथराइजेशन है कि नहीं, यूज के लिए. डिस्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर पड़ा था, ओला भाई प्रिंटर काम का नहीं है, बेच देते हैं, रद्दी में डाल देते हैं. अब यहाँ पे वो रद्दी में नहीं डाला, घर पे लेके गया साइंस के प्रोजेक्ट प्रिंट करने के लिए. तो एक असेट अक्वायर करने के लिए, यूज के लिए, डिस्पोजिशन के लिए, हर एक चीज के लिए क्या होना चाहिए, ऑथराइजेशन. सेकेंड, consideration of such controls is generally limited to those relevant to the reliability of financial reporting. अब for example, use of access controls such as password that limit the data and programs that cash disbursement may be relevant to the financial statement audit. ठीक है, तो for example कैश के लिए for example पासवर्ड है, किस किस के पास एक्सेस है, ये सारे कंट्रोल्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट. अगर हर एक के पास एक्सेस है, अगर कोई भी जाके वहां पे कैश बॉक्स खोल सकता है, तो वहां पे कैश के चोरी होने के चांसेस क्या हो जाने वाले, ज्यादा. नेक्स्ट, nature and the extent of understanding the control. So यहाँ पे evaluating the design of controls involves considering whether the control individually or in combination with other control is capable of effectively preventing or detecting or correcting misstatement. तो जब मैं डिजाइन देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये कंट्रोल सही से चीजों को प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा, करेक्ट करेगा. There is a little point in assessing the implementation. अगर डिजाइन सही नहीं है, अगर मेरे को लग रहा है कंट्रोल सही से डिजाइन ही नहीं किया गया है, तो मैं इंप्लीमेंटेशन क्यों चेक करूं. समझो जेकेएससी में बुक देने के वक्त एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे है ना स्टूडेंट को ऐसा बोला गया जैसे तुम बुक लेते हो, यहाँ पे रजिस्टर पड़ा हुआ है, वहां पे तुम क्या करो, अपना नाम लिख दो. अब क्या होगा, जिस स्टूडेंट को 2 बुक चाहिए, वहां पे आके नाम जब लिखना होगा किसी और का नाम लिख देगा, किसी और का स्टूडेंट आईडी लिख देगा. अब कंट्रोल सही से डिजाइन ही नहीं है. अब मैं ये क्यों चेक करूं कि बराबर से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो पहले तो मैं देखूंगा कि सही से डिजाइन है कि नहीं. अब जब सही से डिजाइन है तो ही मैं चेक करूंगा कि वो बराबर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है. अगर एन इम्प्रोप्रिएटली डिजाइन कंट्रोल में रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में इंक्लूड, हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, अब इंस्पेक्शन ये सारी चीजें है ना, हम वहां पे डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे, तो मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब खाली काफी बार सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी से हमें एविडेंस नहीं मिलने वाला है, तो हमें इंक्वायरी के साथ दूसरी चीजें लगानी चाहिए. ठीक है, ये ऑटोमेशन और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक नंबर 10, दैट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. तो ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक नंबर 4, दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स. बट लेकिन इसके ऊपर भी देयर इज अ सुपर क्वेश्चन बैंक, बहुत अच्छा आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे हुए, मल्टीपल क्वेश्चंस. अगर यहाँ पे जाके देखोगे तो सिर्फ ये टॉपिक के ऊपर देयर आर 18 क्वेश्चंस, 18. और इनफैक्ट जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है वो तो मैंने यहाँ पे डाले भी नहीं है, 18 डिफरेंट क्वेश्चंस. सो बिफोर यू मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू व्हाट द क्वेश्चन बैंक, ओनली देन यू मूव अहेड विद द टॉपिक नंबर 5. तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमें स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा, तो विच आर द रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रोसीएफ. अब मेरा रिकमेंडेशन है, देखो जहां जहां पे कोड वर्ड की जरूरत नहीं है, यू प्लीज स्किप द कोड वर्ड. सी व्हेन आई टीच, आई हैव टू टीच कंसिडरिंग द मैसेज. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिसको कोड वर्ड के थ्रू फटाफट से याद रह जाता है, बट जिसको अगर कंसेप्चुअली याद रहता है, कोड वर्ड्स मत करो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ टू मेनी कोड वर्ड्स आर आल्सो डिफिकल्ट टू मेमोराइज. तो यहाँ पे कहां पे रिस्क ज्यादा होगा, देखो जहां पे फ्रॉड ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होगा. रिस्क ज्यादा होगा तो मेरा कष्ट क्या होगा, ज्यादा. देखो एक टॉपिक क्या है, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. स्पेशल कंसिडरेशन मतलब मेरा एनटी क्या होगा, ज्यादा. तो ये कहां पे होगा, जहां पे फ्रॉड मेरे को लग रहा है रिस्क ऑफ फ्रॉड है, या तो
there is a risk related to the significant recent economic, accounting और other development like changes in the regulatory environment. मेरे को लग रहा है इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज होगा, जैसे कि रिसेशन आ जाएगा, लॉ चेंजेस हो जाएंगे, उसके वजह से रिस्क है, तो वहां पे मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो अब अगर कोई लॉ चेंज हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 के बदले लेट्स से कंपनीज एक्ट 2025 आ गया, अब जब जैसे लॉ चेंज होगा तो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। भाई यहाँ पे मैनेजमेंट इतने सालों से कंपनीज एक्ट 13 फॉलो कर रहा है, अब लेटेस्ट से 25 आ गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो वहां पे क्या गलती होने के चांस ज्यादा है, यस, तो मेरा एंट्री भी क्या होगा, ज्यादा। जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है वहां पे भी वापस एंट्री क्या हो जाएगा, ज्यादा। जहां पे रिलेटेड पार्टीज है डेफिनेटली वहां पे रिस्क ज्यादा है, तो मेरा एंट्री क्या होगा, ज्यादा। जहां पे भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लेने वाला है, वहां पे हमेशा रिस्क क्या होगा, ज्यादा, मेरा एंट्री क्या होगा, ज्यादा। जो ट्रांजैक्शन है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं बाकी सबको लोन देता हूं 10% पे, पर मैंने यहाँ पे इस बार लोन दी हुई है किसी को 6% पे। मैं यूजुअली सिक्योर्ड लोन्स देता हूं, मैंने अनसिक्योर्ड लोन्स भी दिए, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, तो हमारा रिस्क क्या हो गया, ज्यादा, तो मेरा एंट्री भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। दो ऐसे एरियाज है जहां पे हमेशा रिस्क क्या होने वाला है, ज्यादा, जहां पे कोई नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है और जहां पे जजमेंट्स इन्वॉल्व है। अब फॉर एग्जांपल लेट अस से, समझो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, मैं उसको पूछ रहा हूं कि भाई ठीक है एक काम कर, कहां पे रहता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल रमेश है, रमेश कहता है सर मैं डोंबिवली रहता हूं पलावा में। मैंने बोला भाई ठीक है चलो, मैं डोंबिवली स्टेशन पे उतरा हूं, मैंने उसको फोन किया कि भाई रमेश तू डोंबिवली में रहता है, मेरे को बता ना पलावा का रास्ता किधर है। वो मेरे को फोन पे बता रहा है कि सर देखो इधर से लेफ्ट लो, इधर से राइट लो, ऐसा करके चले जाओ। अब उसका रोज का रास्ता है, रोज वहां पे जाता है, तो ही कुड गाइड मी वेरी वेल, गूगल मैप्स की जरूरत नहीं पड़ी। बट लेट अस से फॉर एग्जांपल हम जीकेएससी का एक सेमिनार था बैंड्रा में, एक बार हम सब बैंड्रा गए थे एक सेमिनार हॉल में रंगशारदा में, और वहां पे पूरा सेमिनार हुआ था, जीके सर ने एड्रेस किया था। अब मैं अगले टाइम वहां पे बैंड्रा गया वापस, मैं उसको फोन किया कि भाई रमेश बता ना यहाँ पे वो रंगशारदा कैसे जाने का, मैं स्टेशन पे उतरा हूँ। अब वहां पे उसके लिए रूटीन नहीं था ना, रोज थोड़ी वो रंगशारदा ऑडिटोरियम में जाता है, अब पलावा वो रोज जाता है, तो वो मेरे को फोन पे बहुत इजीली गाइड कर पाया, जो उसके लिए रूटीन नहीं था वो इजीली गाइड कर पाया। क्या उसने मेरे को रास्ता बताया, पर मेरे को लग रहा है रिस्क है भाई, अरे यहाँ पे वो जो बोला सर लेफ्ट लो राइट लो, खुद सोच सोच के बता रहा था, वो खुद कॉन्फिडेंस आउट नहीं कर रहा था। अब मेरे को रिस्क लग रहा है कि भाई उसका सुना बनाया हुआ रास्ते पे जाओ कि नहीं जाओ। तो जो रूटीन होता है ना वहां पे रिस्क कम होता है, जो नॉन रूटीन होता है ना हमेशा वहां पे रिस्क क्या होता है, ज्यादा। सबसे पहले देयर इज अ ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, मैनेजमेंट बहुत इंटरवीन कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करने की। अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट के अकाउंटिंग मैनुअल में लिखा होता है, अब वही फॉलो करते हैं, पर मैनेजमेंट बार बार दखल अंदाजी कर रहा है। हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट ऐसी पॉलिसीज चाहता है जिससे उनका गोल अचीव हो। There is a lot of manual intervention for data collection and processing. देखो ऑटोमेटेड होगा ना तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम, पर जितना मैनुअल इंटरवेंशन हुआ वहां पे रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझो H&M में जा रहे हो, वहां पे बारकोड स्कैन हो रहा है और वहां पे बिलिंग हो रही है, तो ऑटोमेटेड है, रिस्क कम है। पर अगर ये मैनुअल होता तो रिस्क क्या हो जाता, ज्यादा। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है विच में बी मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंटिटी टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स, तो रूटीनली नहीं होता, एक अलग से नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगाना अपने आप में डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, तो कहां कहां पे रिस्क ज्यादा होगा नॉन रूटीन में, मैनेजमेंट के इंटरवेंशन है, मैनुअल इंटरवेंशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, या तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर कंट्रोल्स लगाना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जहां जहां पे जजमेंट्स लिए जाएंगे वहां पे भी रिस्क क्या होगा, ज्यादा, जैसे कि एस्टिमेट्स होंगे, अजम्पशंस होंगे, ये सब जगह पे रिस्क ज्यादा होगा, जहां पे मेरा एंट्री भी क्या होगा, ज्यादा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, 2 आंसर्स थे, बट लेकिन स्टिल इसके ऊपर का एक बार के लिए क्वेश्चन बैंक देखो। नेक्स्ट हमारा आता है इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सी दे आर नॉट आस्किंग बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दे आर आस्किंग बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जब मैं इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करूंगा, जहां पे कंट्रोल वीक होगा मेरे को समझ आएगा यहाँ पे एरर एंड फ्रॉड है कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं, तो इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड। सेकेंड, मैं जब उन्हें इवैल्यूएट करूंगा मुझे एक एविडेंस मिलेगा वेदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज। थर्ड, वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिव, मतलब मेरे को ये पता चलेगा कि एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। देखो अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा, मतलब अगर सही से काम कर रहा होता तो मैं इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी नहीं ढूंढ पाता। अगर मैंने इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी ढूंढ लिया मतलब इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम ढंग से किया हुआ नहीं है। फिर मुझे एविडेंस मिलेगा कि असेट्स को बराबर से सेफगार्ड किया जा रहा है, क्या मैनेजमेंट अपना काम सही तरह से कर रही है, जो भी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को दिए रहे वो कितने रिलायबल होंगे। देखो कंट्रोल्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो रिपोर्ट्स भी रिलायबल होंगे। फिर मेरे को कितना एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए, अगर कंट्रोल्स वीक है तो मेरा एक्सटेंड एंड डेप्थ क्या हो जाएगा, ज्यादा। मेरे को पता चलेगा इससे मैं कौन सी ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक लगाऊं। फॉर एग्जांपल याद करो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 2 तरीके के कंफर्मेशन थे, एक क्या था पॉजिटिव, एक क्या था नेगेटिव। अगर मेरे को लग रहा है कंट्रोल वीक है, क्या कंट्रोल क्या है, वीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, पॉजिटिव। पर अगर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो मैं एक बार के लिए क्या यूज कर सकता हूं, नेगेटिव। याद करो पॉजिटिव कंफर्मेशन मतलब सामने वाला अग्री करे या डिसएग्री करे रिप्लाई करेगा, नेगेटिव में वो डिसएग्री करे तो ही क्या करेगा, रिप्लाई। वो मैं कब कर सकता हूं, जब कंट्रोल क्या है, स्ट्रॉन्ग।
मेरे को पता चलेगा कौन से एरिया है जहां पे कंट्रोल वीक है, पता चलेगा कहां पे कंट्रोल्स एक्सेसिव है। देखो बहुत ज्यादा कंट्रोल्स होना भी लॉजिकल नहीं है, इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, इट इन्वॉल्व्स टाइम। और लास्टली क्या हम उन्हें कोई वर्थवाइल सजेशन दे सकते हैं। तो 10 बेनिफिट्स अपन ने पढ़े ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमें पता चलेगा वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं, क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है, क्या हम असेट्स को सेफगार्ड कर पा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट अपना काम सही तरह से कर पा रहा है, हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट के भी, एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक एंड द प्रोसीजर्स इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, कौन से एरियाज है जहां पे कंट्रोल वीक है एंड कंट्रोल एक्सेसिव है, एंड क्या हम उन्हें क्या दे सकते हैं, कोई वर्थवाइल सजेशन। अब इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहले मेथड को हम कहते हैं नरेटिव, सेकंड आता है चेकलिस्ट, थर्ड क्वेश्चन है, एंड फोर्थ आता है फ्लो चार्ट। नरेटिव में हम क्या करते हैं, पूरा इंटरनल कंट्रोल का एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, एक एग्जॉस्टिव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के कंट्रोल क्या है। जैसे कि पहले फॉर एग्जांपल वेयर हाउस कीपर चेक करेगा, फिर रिक्विजिशन ऑफिसर चेक करेगा, तो हम पूरा एक नरेटिव डिस्क्रिप्शन वहां पे ऐड कर देते हैं। पर लेकिन ये नरेटिव डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जरूरी है मैंने वो कंट्रोल को पहले कभी टेस्ट किया हो। अगर मैंने वो कंट्रोल को टेस्ट ही नहीं किया, समझो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा बताओ कुछ कुछ होता है कि मूवी में क्या हुआ था, अब तूने वो मूवी नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन मेरे को बता पाएगा क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे एक्चुअल टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। ये कब पॉसिबल है, जहां पे कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है, चौड़ा बिजनेस है, चौड़े कंट्रोल्स है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं। पर उसके भी थोड़े डिसएडवांटेजेस है। काफी बार इंटरनल कंट्रोल को कॉम्प्रीहेंड मतलब समराइज करके एक उसमें लिखना काफी बार मुश्किल होता है। जब हम उसे लिख भी देंगे ना, हम शायद उसके अंदर वीकनेसेस या गैप्स नहीं ढूंढ पाएंगे। देखो जैसे कि कॉस्टिंग तुम ओरली अगर देखते हो, एफएम अगर ओरली गो थ्रू करते हो, तुम्हें लगता है यार मस्त है, आराम से पास हो जाएगा। जब राइटिंग में सॉल्व करता है तो पता चलता है वेयर आर योर वीकनेसेस एंड वेयर आर द गैप्स। तो जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं शायद तुम्हें कोई वीकनेस या गैप्स नहीं लग रहे। अब इसके अंदर चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल है। लेटर से बुक्स देते वक्त काका रिसीट के पीछे सब्जेक्ट का नाम लिख रहा है, कल जाके काका ही चेंज हो गए। अब यहाँ पे नरेशन को चेंज करना, क्योंकि वहां पे इंसान चेंज हो गया, इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार के लिए ना वीडियो को पॉज करो, रीड इट ऑन योर ओन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। क्या ट्राई टू आइडेंटिफाई के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर समझो तुम्हें वहां पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूं तुम्हें आंसर सही मिला, इस वीडियो के कमेंट में जाके वहां पे डालना कि यस आई कुड क्रैक दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, पॉज इट एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक ने पॉज करके एक्चुअली खुद से ट्राई किया। डिफरेंस क्या है पता है, चेकलिस्ट है ना, हम अपने ऑडिट के स्टाफ को देते हैं। मैं अपने खुद के स्टाफ को दूंगा देखो कैसे चेक करना है। परचेज के लिए देख के मैं वहां पे टेंडर्स आए हैं कि नहीं, फिर परचेज जो किया गया है फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑर्डर के बेसिस के ऊपर है, परचेज ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्डाइज है, प्री नंबर है, मैंने अपने स्टाफ को दे दिया। ये चैप्टर 6 में पढ़ा था चेकलिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है जो है ना, वो मेरा स्टाफ नहीं, वो क्लाइंट के एम्प्लॉइज भर के देंगे। दैट इज द डिफरेंस। चेकलिस्ट इज गिवन टू माई स्टाफ एंड क्वेश्चन इज गिवन टू द क्लाइंट स्टाफ। समझ रहा है दोनों का बीच का डिफरेंस। तो दैट इज द मेन डिफरेंस, जहां पे वो लोग लिखेंगे यस एप्लीकेबल, नो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो वहां पे ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे क्वेश्चन का आईसीआई ने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको तुम सिर्फ रीड थ्रू कर सकते हो, डोंट मेमोराइज इट। सी वेरी लेस चांसेस सो फार नहीं आए। मैं माँ कसम खा के तो नहीं बोल सकता नहीं आएगा, बिकॉज़ आई डू नॉट सेट द पेपर, बट लेकिन स्टिल एक बार इसको सिर्फ रीड थ्रू करो, वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये एकदम कंसाइज वे है और इसमें डिस्क्रिप्टिव नरेटिव एक्सप्लेनेशन कम हो जाता है। देखो हम पढ़ते वक्त भी पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स पढ़े और वहां पे उसके बदले में तुम्हें चार्ट में पढ़वाओ, किसमें कम पढ़ना पड़ेगा, चार्ट वाइज। ठीक है, समझो हम लोग ने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया कि पहले वेयरहाउस कीपर कुछ को असेस करेगा, या तो वो अप्रूव करेगा या तो नहीं करेगा। इफ यस तो क्या होगा, इफ नो तो क्या होगा। उसने अप्रूव किया तो रिक्विजिशन ऑफिसर के पास जाएगा, उसने अप्रूव किया या तो नहीं किया, उसने अप्रूव किया तो क्या होगा। सो ये हमारा पूरा क्या होता है, फ्लो चार्ट। इससे तुम्हें एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि पूरा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है और किस तरीके से सारी चीजें होती है। तो 4 मेथड्स थे। एक हमारा क्या था, डिस्क्रिप्टिव नरेटिव रिकॉर्ड, फिर बाद में चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है ना, फ्लो चार्ट। अब जब मेरे को टेस्ट करना है इंटरनल कंट्रोल्स को, सबसे पहले मैं क्या देखना चाहूंगा, डिजाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। बिकॉज अगर कंट्रोल सही से डिजाइन ही नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक्स देते वक्त वहां पे रिसीट के पीछे नाम लिखने के बदले वहां पे एक रजिस्टर रख दिया और स्टूडेंट्स को बोला रजिस्टर में नाम लिखो। कंट्रोल सही से डिजाइन ही नहीं है ना, बिकॉज स्टूडेंट तो किसी का भी नाम लिख के जाएंगे, तो मेरे को ऑपरेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर डिजाइन सही है तो मैं देखूंगा कंट्रोल सही से ऑपरेट कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल जो हमने कारों में भी पढ़ा था। समझो रिलेटेड पार्टीज है। अब रिलेटेड पार्टी के साथ हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो हम लोग ने एक वहां पे कंट्रोल डाला हुआ है कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूव करने के बाद ऑडिट कमेटी होता है, वो अप्रूव करेगा, तो ही रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगा। ये कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल सही में हो रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड ने डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया रहेगा, उनकी मिनट्स में लिखा रहेगा
ऑडिट कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया तो उसके मिनट्स में लिखा रहेगा, मैं डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर लूंगा, एविडेंस मिल जाएगा कंट्रोल चल रहा है कि नहीं। दूसरा, मैं क्या कर सकता हूं, इंक्वायरी कर सकता हूं, ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं, खुद कंट्रोल को रीपरफॉर्म करके देखना चाहूं तो उसे खुद रीपरफॉर्म करके देख सकता हूं। फिर बाद में मैं टेस्ट कर सकता हूं इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये आईटी वाली टॉपिक्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे इन टॉपिक नंबर 10। फिर हम देखेंगे कि भाई कंट्रोल्स को कैसे अप्लाई किया था, किस कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई किया था, बिकॉज हम कंट्रोल्स के ऊपर थ्रू आउट द ईयर रिलाई करते हैं, किसने ये कंट्रोल्स को क्या किया था, अप्लाई किया था। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट कि भाई जो कंट्रोल्स है वो सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर वहां पे हमें डिविएशंस मिले, हमें जब कंट्रोल्स को टेस्ट किया डिविएशन मिले तो हमें समझ गया कि कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल रिस्क को रिवाइज करना पड़ेगा। देखो कंट्रोल रिस्क रिवाइज हो गया तो आरओएमएमएस चेंज हो जाएगा, आरओएमएमएस चेंज होगा तो एनटी चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, इन सच केसेस ऑडिटर वुड मॉडिफाई द एनटीई। सो यहाँ पे हम लोग ने पहले क्या किया, सबसे पहले डिजाइन देखा, फिर देखा क्या कंट्रोल सही से ऑपरेट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन किया, इंक्वायरी किया एंड ऑब्जर्वेशन किया, फिर हम लोग ने क्या किया, रीपरफॉर्मेंस टेस्टिंग किया इंटरनल कंट्रोल का, फिर उसके बाद देखा कंट्रोल्स को कैसे अप्लाई किया था, किस कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई किया था और किसने अप्लाई किया था। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द कंट्रोल्स हम वहां पे क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, देखेंगे वहां पे डिविएशंस है, डिविएशंस मिले तो हमें कंट्रोल रिस्क को बढ़ा देना पड़ेगा और आरओएमएमएस को भी क्या कर देना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। एंड इसी की वजह से हमारा एनटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। इसके साथ हमारा टॉपिक 7 भी क्या होता है, समाप्त। तो मूविंग अहेड विद द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। याद करो हम हमेशा क्या करते थे, याद है, पहले रैप लगाते हैं फिर फैप लगाते हैं, रैप में हम क्या ढूंढते हैं, आरओएमएमएस। तो बस ये जो टॉपिक है ये किसके ऊपर है, रैप के ऊपर, हाउ डू वी अप्लाई रिस्क असेसमेंट, जहां पे हम क्या ढूंढेंगे, आरओएमएमएस। तो द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट समझे कि हमें क्या समझेगा, इनहेरेंट रिस्क, और एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल से हमें क्या समझेगा, कंट्रोल रिस्क। टू आइडेंटिफाई एंड असेस आरओएमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड आल्सो एट द असर्शन लेवल। अब जब भी हमें पूछा जाएगा रिस्क असेसमेंट में क्या करोगे, तो अपने को गुलमर्ग का तुषार कपूर बन जाने का, अपने को बोलने का आईएओ, क्या बोलने का अपने को, आईएओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंक्वायरी, ए से मैं क्या लगाऊंगा, एनालिटिकल प्रोसीजर, और ओ से मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन। तो इंक्वायरी में मैं क्या करूंगा, इंक्वायरी करूंगा किस लोगों से, सो मैं 6 लोगों से इंक्वायरी करूंगा। एक इंटरनल ऑडिट पर्सनल से, उससे पता चलेगा कि डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं। फिर मैं एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉइज हु आर इन्वॉल्व इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनसे मैं पूछूंगा कि भाई अच्छा ये अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फिर मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से पूछताछ करूंगा कि हमारे पर कौन सा लिटिगेशन चल रहा है, कहीं पे नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है। फिर इंक्वायरीज में करूंगा किससे, हमारे मार्केटिंग पर्सनल से, ठीक है, मैं उनसे इंक्वायरी करूंगा, पूछताछ करूंगा कि भाई हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। फिर बाद में मैं किससे पूछताछ करूंगा, मेरे रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से, मेरे रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होगा उससे, उनसे मैं पूछूंगा कि हमारे कितने ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क है। एंड मैं आईटी वाले बंदे से पूछूंगा कि व्हाट इज द आईटी रिलेटेड रिस्क। तो मैंने किससे किससे इंक्वायरी की, पहले इंटरनल ऑडिट पर्सन से, फिर एम्प्लॉइज से जो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में इन्वॉल्व है, इन हाउस लीगल काउंसिल, मार्केटिंग, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। फिर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाऊंगा, ये पूरा हम डिटेल में कहां पे डिस्कस कर चुके हैं, 520 में। तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के भी हमें क्या मिलेगा, आरओएमएमएस। फिर मैं ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कर सकता हूं, मैं एंटिटी के ऑपरेशंस ऑब्जर्व करूंगा। डॉक्यूमेंट्स याद करो, हमने रिलेटेड पार्टी का भी थोड़े टाइम पहले एग्जांपल लिया था, हम वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, ठीक है। फिर बाद में वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट ने बनाए, क्वार्टरली रिपोर्ट्स या सेमी एनुअल रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स में पढ़ सकता हूँ। एंड लास्टली मैं वहां पे जाके उनके प्रीमाइसेस, प्लांट एंड फैसिलिटीज देख सकता हूँ, और जिससे मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड। तो ये हमारा हो गया टॉपिक नंबर 7। अब इसके बाद हमारा आता है टॉपिक 8, दैट इज मटीरियलिटी। मटीरियलिटी को हम थोड़ा गहराई में समझेंगे, ठीक है, रीजन बीइंग इसके आने के चांसेस थोड़े मुझे ब्राइट लग रहे हैं। इसके बाद 2 और टॉपिक्स है, दैट इज टॉपिक नंबर 9 एंड 10, जो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। इनफैक्ट टॉपिक नंबर 10 पुराने पोर्शन में अपने आप में एक चैप्टर था, ऑडिटेड एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो उसको हम क्विकली 10-15 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते। सो फॉर दोस 2 टॉपिक्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार के लिए आपका क्या देखें, रिकॉर्डेड एक्सेस देखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 8 ऑफ दिस रिवीजन, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मटीरियलिटी। अब टॉपिक नंबर 8 भी तुम्हें काफी हद तक आता है, इसको भी अपने अच्छी तरह से अलग अलग टॉपिक में कंबाइन करके पढ़ा हुआ था। व्हाट इज मटीरियलिटी? अगर यूजर का डिसीजन क्या होता है, इन्फ्लुएंस, तो मटीरियल है। तो पढ़ो यहां पे से, व्हाट इज मेंड बाय मटीरियलिटी। समझा सबको ये? तो ये हमारा क्या था, व्हाट इज मटीरियलिटी, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि मटीरियलिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, समझो मेरे को मटीरियलिटी डिसाइड करनी है। नाउ अज्यूम करो कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ है। क्या कंपनी का टर्नओवर कितना है? तो मैंने पहले एक बेंचमार्क ले लिया। क्या ले लिया? एक टर्नओवर इज अ बेंचमार्क। क्या टर्नओवर इज अ? अब उसके बेसिस के ऊपर मैं एक परसेंटेज अप्लाई कर रहा हूं। समझो मैंने अपने जजमेंट से ले लिया कि मटीरियलिटी इज 10%, तो टर्नओवर का 10% मतलब कितना हो गया, 5 करोड़।
तो अब मैं कह रहा हूं कि मटीरियलिटी 5 करोड़, अगर मिसस्टेटमेंट 5 करोड़ से ज्यादा है तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा, वरना अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं 5 करोड़ की ऊपर की चीजों को चेक करूं, क्या मैं अगर 5 करोड़ की, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि 5 करोड़ के नीचे की चीजें होगी जो छोटी होगी, बट लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां मिला के क्या हो जाएगी, मटीरियल। तो मैं मटीरियलिटी लेवल के नीचे एक और लेवल सेट कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्या कहते हैं वैसे? सो अ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल मटीरियलिटी का 10%, वापस दिस इज अ बेस्ड ऑन जजमेंट, कितना आ गया 50 लाख। अब मैं क्या करूंगा, जो भी आइटम्स 50 लाख से ऊपर है, क्या जो भी आइटम्स, उसी के ऊपर अपनी प्रोसीजर्स लगाऊंगा, बाकी सबके ऊपर प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे से एक बार क्या बोला अपन ने, टर्नओवर कितना है, मटीरियलिटी कितनी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितनी है, क्या ये सबको समझ गया? ठीक है। अब मैंने जब मटीरियलिटी डिसाइड की, मैंने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, बेंचमार्क। क्या सिलेक्ट किया? अब मैंने तो यहां पे टर्नओवर ले लिया, जरूरी नहीं है ना टर्नओवर हो, मैं कोई भी चीज ले सकता हूं। क्या मैं नेट प्रॉफिट ले सकता हूं? आगे ना, यस। क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट ले सकता हूं? यस। क्या मैं वहां पे टोटल असेट्स ले सकता हूं? यस। क्या मैं वहां पे इक्विटी ले सकता हूं? यस। मेरे को यहां पे जो भी चीज लेनी है मैं ले सकता हूं, उसके ऊपर परसेंटेज लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, मटीरियलिटी। क्या मिल जाएगी? तो आई हैव एन ऑप्शन टू टेक एनी एलिमेंट। क्या आई हैव एन ऑप्शन टू टेक एनी एलिमेंट मैं ले सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल असेट्स है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, कोई भी चीज ले सकता हूं। पर मैं यूजुअली वो बेंचमार्क लूंगा जिसके ऊपर यूजर्स का ध्यान फोकस्ड है। क्या जिसके ऊपर यूजर्स का ध्यान? अब फॉर एग्जांपल समझो मैं रिसर्च कर रहा हूं कि मैं इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट करूं कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करूं। मैं दोनों कंपनी के ना नेट प्रॉफिट देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? जिसका प्रॉफिट ज्यादा मैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं एज ए यूजर मेरा ध्यान किसके ऊपर फोकस्ड है, प्रॉफिट। तो यूजर सबसे पहले क्या देख रहे हैं, उसी को बेंचमार्क ले लो। अब मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं जोमेटो में इन्वेस्ट करूं कि स्विगी में इन्वेस्ट करूं, दोनों लॉस कर रहे हैं, दोनों में नेट प्रॉफिट नहीं है। तो मैं दोनों का टर्नओवर देखूंगा। क्या मैं दोनों को क्या देखूंगा, किसका टर्नओवर ज्यादा है। क्या किसका टर्नओवर? जिसका टर्नओवर ज्यादा है मैं शायद उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो यूजर का ध्यान किसके ऊपर फोकस था, टर्नओवर। समझो एक नया स्टार्टअप आया है, ना तो उसके पास ज्यादा टर्नओवर है, ना तो उसके पास ज्यादा प्रॉफिट है। मैं वहां पे देखूंगा उसके पास टोटल असेट्स कितने हैं, कि वर्स्ट केस अगर कंपनी भाई नहीं चल पाई तो क्या असेट्स बेच के मेरी लायबिलिटी चुका पाएगा। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, आई विल टेक दोस फैक्टर्स whether the items on which attention of the users of particular entities financial statement tends to be focused. For example, for the purpose of evaluating the financial performance, user may tend to focus on, ठीक है। तो मैं यहां पे जिसके ऊपर यूजर्स का ध्यान फोकस है वो ले लूंगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं बेंचमार्क सिलेक्ट करूंगा। बेंचमार्क में मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल असेट्स, इक्विटी, कुछ भी ले सकता हूं। पर उसमें मैं कौन सी चीज लेना चाहूंगा जिसके ऊपर यूजर्स का ध्यान क्या है, फोकस्ड। नाउ अज्यूम करो हम टेका कॉफी का ऑडिट कर रहे हैं। अब टेका कॉफी, पता है टेका कॉफी बहुत ठीक है, शार्क टैंक में आया था, फेमस हो गया, पिया किसी ने। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेका कॉफी में मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं 24 का ऑडिट कर रहा हूं। किसका ऑडिट कर रहा हूं? अब मैं जब मटीरियलिटी डिसाइड करूंगा, मैं ये साल का नहीं पहले वाले साल का टर्नओवर देखूंगा। या मैं ये साल का नहीं कब का टर्नओवर देखूंगा? देखो मटीरियलिटी है ना, प्लानिंग स्टेज पे डिसाइड होता है। कब होता है? अरे प्लानिंग कब होता है? जब ये साल चल रहा है, ये साल शायद कंप्लीट भी हुआ रहेगा, क्या नहीं, अब 31 मार्च आया भी नहीं है, मेरा प्लानिंग चालू हो गया। अब मटीरियलिटी में प्लानिंग स्टेज पे कर रहा हूं। याद है रोमियो करके एक आंसर था, याद है प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस, उसमें एम क्या था, मटीरियलिटी। तो मैंने उसको तो स्टार्टिंग स्टेज पे किया ना। मेरे पास ये साल का टर्नओवर है क्या? नहीं। तो मैंने ये साल का टर्नओवर यूज किया क्या पहले वाले साल का? मैंने पहले वाले साल के टर्नओवर के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया कि मटीरियलिटी 5 करोड़, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 50 लाख। पर लेकिन टेका कॉफी में स्टारबक यहाँ पे शार्क टैंक में आ गया, उनका अच्छा खासा भाई पब्लिसिटी हो गया, ये साल टर्नओवर सीधा 100 करोड़ हो गया। तो मटीरियलिटी कितना होना चाहिए और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? अब मैंने तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितना सेट किया था, तो मेरा तो पोपट हो गया ना, मैं तो 50 लाख के ऊपर की चीजें चेक कर रहा हूं। अरे टाइम वेस्ट हो गया ना, एफिशिएंसी इफेक्ट हो गया। मेरे को चेक करना चाहिए था 1 करोड़ के ऊपर की चीजें, मैं तो 50 लाख के ऊपर की चीजें चेक कर रहा हूं। आके ना अगले साल ठीक है पब्लिसिटी कम हो गई, पब्लिक ने ऐसा शार्क टैंक में देखो लगा वाह टेका कॉफी, जब पिया तो पता चला बेकार सा कॉफी है, धीरे धीरे सेल्स क्या हो गया, कम। तो वहां पे अगले साल सेल्स कितना हो गया, 70 करोड़। पर मैंने तो मटीरियलिटी 2025 में कौन सा फिगर्स के ऊपर की रहेगी, तो मैंने तो सोचा था मटीरियलिटी 10 करोड़, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 1 करोड़। मैं तो 1 करोड़ के ऊपर की चीजें चेक कर रहा था। पर अब ये साल तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितनी होनी चाहिए थी, तो अब यहाँ पे तो और प्रॉब्लम हो गई। मैं 1 करोड़ के ऊपर की चीजें चेक कर रहा था, देखो यहाँ पे पोपट हो रहा था, चल रहा था, मेरा मेहनत वेस्ट जा रहा था। अरे यहाँ पे पोपट होना भारी पड़ेगा, मैं तो 1 करोड़ के ऊपर की चीजें चेक कर रहा हूँ, जबकि मेरे को चेक किसके ऊपर की चलनी चाहिए थी, 70 लाख। तो अब मेरे को सारी 70 लाख से 1 करोड़ के बीच की चीजें चेक करनी पड़ेगी जो मैंने पहले नहीं की थी। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, ठेका कॉफी बीइंग अ स्टार्टअप, टर्नओवर इज वेरी वॉलेटाइल। टर्नओवर इज वेरी, आई शुड नॉट चूज सच अ बेंचमार्क ओनली।
तो इन केस ऑफ अ स्टार्टअप मैं टर्नओवर लेने के बदले टोटल असेट्स ले लूंगा। अरे 2023, 24, 25 में उनके टोटल असेट्स थोड़ी इतने ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहे रहेंगे। तो मेरे को जो बेंचमार्क सेलेक्ट करना है, आई हैव टू कंसीडर द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। आई हैव टू कंसीडर द रिलेटिव। फिर उसके बाद द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। समझो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मार्केट में रिसेशन चल रहा है तो टर्नओवर नहीं ले सकते, वापस वोलेटाइल है ना, टर्नओवर धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट वैसा है, तो इन दैट केस आई कैन यूज अ टर्नओवर। कंपनी में ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है? देखो ओनरशिप से क्या फर्क पड़ेगा। याद है तुम लोग ऐसा वो एफएम में पढ़ते थे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या मिलता था, कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या होता था, फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या मिलेगा, ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट तो क्या मिलेगा, ईबीटी, माइनस टैक्स ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी में डिबेंचर ही है तो यहां पे ना मैं ईबीआईटी को बेंचमार्क ले सकता हूं। क्यों बताएं? डिबेंचर वाले का ध्यान किसके ऊपर फोकस्ड होगा, ईबीआईटी, बिकॉज वो बोलेगा मेरे को तो अपना ब्याज किस में से मिलने वाला है, ईबीआईटी। पर अगर कंपनी में इक्विटी है तो उसका ध्यान तो किसके ऊपर होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो बोलेगा ईबीआईटी में से तो इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर जो बचा हुआ मेरे गरीब को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर कंपनी में ओनरशिप में डेट है तो मैं बेंचमार्क किसको लूंगा, ईबीआईटी। पर अगर कंपनी में इक्विटी है तो मैं किसको बेंचमार्क ले लूंगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पर कंपनी में दोनों है तो मैं किसको ले लूंगा, ईबीटी। दोनों का बीच का रास्ता निकाल लूंगा। क्या समझा सबको ये? ठीक है, तो ये क्या बोला अपन ने, ओनरशिप। वेयर द एंटिटी इज एट इट्स लाइफ साइकिल। याद करो एसएम में एक लाइफ साइकिल का ऐसा तुम लोग कहो पढ़ते, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है। देखो ग्रोथ और डिक्लाइन पे है ना टर्नओवर बहुत वोलेटाइल है, बढ़ता है या तो कम होता है। वहां पे है ना आई विल नॉट यूज दिस एज अ बेंचमार्क। आई विल नॉट यूज, ठीक है, आई विल नॉट यूज टर्नओवर एज अ बेंचमार्क। मैच्योरिटी पे यूजुअली टर्नओवर स्टेबल होगा, वहां पे मैं टर्नओवर को ले सकता हूं। तो मैंने देखा कहां पे वो अपने लाइफ साइकिल पे है। ठीक है, सो वापस एक बार हम लोग ने क्या बोला, हम कौन सी चीज लेंगे जिसके ऊपर यूजर्स का क्या है, फोकस्ड। हम वहां पे क्या चेक करेंगे, उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी। हम देखेंगे इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। फिर देखेंगे ओनरशिप स्ट्रक्चर, वेयर द एंटिटी इज एट इट्स लाइफ साइकिल। फिर कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। फिर हम देखना चाहेंगे नेचर ऑफ द एंटिटी। क्या देखेंगे? अगर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है ना तो मैं नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, टर्नओवर को बेंचमार्क ले सकता हूं। पर लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो ये सब कमाती नहीं है, तो वहां पे शायद मैं क्या ले लूंगा, कितने डोनेशंस आए, कितने सब्सक्रिप्शन आए, ये सबको मैं क्या ले सकता हूं, बेंचमार्क। अब जब मेरे को डेटा लेना है, मैं कौन सा डेटा लूंगा? सबसे पहले आई कैन टेक प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अपन ने टेका कॉफी में देखा, हम ये साल का बेंचमार्क के लिए प्रायर पीरियड देख रहे हैं। पर जो चौड़ी चौड़ी एंटिटीज है वहां पे तो 31 मार्च खत्म होने के बाद अपॉइंट किया जाता है, तो मैं करंट पीरियड का ही डेटा ले लूंगा ना। फिर उसमें क्यों लास्ट ईयर वाले टाइम पास करेंगे? तो उसको हम कहते हैं पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट। एक कंपनी है जो नई नई ताजा ताजा इनकॉर्पोरेट हुई है, अब उसका तो पास्ट का डेटा भी नहीं है, करंट का डेटा भी नहीं है, तो मैं उसके पास बजट एंड फोरकास्ट मांगूंगा कि बता तेरा कितना टर्नओवर होगा। उसके बेसिस के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक बेंचमार्क बना के एक मटीरियल डिसाइड करूंगा। काफी बार मेरे को ये सारे अमाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझो फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को, बिग बाजार को अक्वायर किया। रिलायंस रिटेल का पहले टर्नओवर फॉर एग्जांपल होता था 80,000 करोड़। अब फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया, हमको पता है फ्यूचर ग्रुप का अपने आप में टर्नओवर 5,000 करोड़ था, तो अब मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, 85,000 करोड़। समझ रहे हो? तो हमें पता है कि हम अक्वायर करने वाले हैं, तो हम दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, मटीरियलिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस फॉर एंटिटी, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजिशन और रेलेवेंट कंडीशन इन द इंडस्ट्री और द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये हमारा क्या हो गया, हाउ डू वी सिलेक्ट अ बेंचमार्क। क्या हाउ डू वी सिलेक्ट अ, तो यहाँ पे ये मैंने तुम्हें क्यों स्टार्टिंग में पढ़ाया, देखो इंट्रोडक्शन पढ़ो इसका। डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ a percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality। तो यहाँ पे benchmark के ऊपर percentage लगाते हैं as a judgment, this is a starting point in determining materiality, so this is how we determine materiality। अब तुम्हें अगर ये समझाए तो materiality के बाकी के सारे समझना comparatively क्या हो जाएगा, आसान। ठीक, सो अब नेक्स्ट हमारा आता है materiality in planning and performing the audit, auditor's responsibility। अब यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक है। सबसे पहले जो materiality है ना, 3 फेजेस के ऊपर होता है। एक होता है प्लानिंग फेज में। प्लानिंग फेज में ना बेसिकली हम इसके ऊपर क्या देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है परफॉर्मिंग फेज। देखो परफॉर्मिंग में उसी के ऊपर मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा जो मटेरियल है, जो मटेरियल नहीं है उसके ऊपर मैं प्रोसीजर्स लगाने वाला नहीं हूं। लास्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या आता है? याद है हम देखते थे कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी से ज्यादा है तो ओपिनियन क्या करेंगे, मॉडिफाई। अनकरेक्टेड स्टेटमेंट मटेरियलिटी से कम है तो क्या बोलेंगे, ट्रू एंड फेयर। अब ये जो दोनों है ना, इसके साथ कौन डील करता है, ऐसे 320 कौन डील करता है,
पर ये वाला चीज अगर तुम्हें याद हो ना, ये कहां पे हमने किया था ऐसे 450, तो यहाँ पे मटीरियलिटी ये लोग क्या बोलते हैं कि एज पर ऐसे 320 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, क्योंकि इवैल्यूएशन वाला पार्ट कहां पे कवर है 450 में, कहां पे कवर है देखो, मटीरियलिटी तीनों स्टेज पे यूज होता है, प्लानिंग पे, परफॉर्मिंग पे, इवैल्यूएशन पर, लेकिन ऐसे 320 से किसके साथ डील करता है? सो अगर मैं तुम्हें ऐसे एमसीक्यू पूछूं, मटीरियलिटी इज डेल्ट विद विच लेवल, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव। और अगर तुम्हें पूछूं ऐसे 320 मटीरियलिटी डील्स विद ए प्लानिंग, परफॉर्मिंग, फॉर एग्जांपल लेट अस से इवैल्यूएशन, ए एंड बी, समझ लो डिफरेंस क्या है? तो मटीरियलिटी आना तीनों स्टेजेस पे, पर ऐसे 320 से किसके साथ डील करता है? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। इवैल्यूएशन वाला पॉइंट कहां पे कवर किया गया है? 450। अब काफी बार है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें कहता है कि व्हाट इज मटीरियल, तो व्हाट इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। याद करो अपना बैंकिंग और वाला चैप्टर हो चुका है, बैंकिंग वाले चैप्टर में हम लोग ने क्या बोला है कि भाई देखो, जो भी चीज 1% या उससे ज्यादा है, क्या जो भी चीज वो मटीरियल है, क्या वो क्या है 1% से ज्यादा है वो मटीरियल है। जो भी चीज वहां पे 1% से कम है वो मटीरियल नहीं है, उसको कौन से, जो मटीरियल 1% से ज्यादा अक्रूवल बेसिस करोगे, बाकी को कौन से बेसिस पे? कैश। वैसे ही कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में बोला गया है कि जो भी चीज 1% ऑफ द रेवेन्यू है और 1 लाख विचएवर इज हायर, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, ठीक है। ये कौन सिखाता है? शेड्यूल 3। तो दो अलग अलग एक्ट है, एक क्या है बैंकिंग रेगुलेशन, एक कौन सा था कंपनीज है। तो अब यहाँ पे दोनों में मटीरियलिटी दी गई है, दोनों में मटीरियलिटी अलग अलग दी गई है। तो मटीरियलिटी है ना अलग अलग एएफआरएफ में अलग अलग डिफाइन की जा सकती है, पर लेकिन ये जो मटीरियलिटी एएफआरएफ डिफाइन करता है कि व्हाट इज मटीरियल, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर है। कितने? जब वहां पे कोई भी एएफआरएफ ये डिसाइड करता है व्हाट इज मटीरियल, फॉर एग्जांपल लेट अस से हम कोई एक एएफआरएफ बना रहे हैं, हमें डिसाइड करना है लॉ बनाते वक्त कि व्हाट इज मटीरियल, हम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। मटीरियल क्या होगा? अगर वो यूजर का डिसीजन क्या करता है? इन्फ्लुएंस। सेकेंड, हम जब मटीरियलिटी कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ साइज कंसिडर करेंगे कि नेचर भी कंसिडर करेंगे? हम जब हम मटीरियलिटी कंसिडर करेंगे, हम एक जन की नीड कंसिडर करेंगे कि सबकी? फॉर एग्जांपल कंपनी में डिबेंचर भी है, कंपनी में इक्विटी भी है, मैं मटीरियलिटी डिसाइड करते वक्त सिर्फ डिबेंचर की नीड कंसिडर करूंगा कि सबकी? तो जब मटीरियलिटी एएफआरएफ डिसाइड करता है, एएफआरएफ मटीरियलिटी 3 चीज के बेसिस पे डिसाइड करता है। एक, अगर यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है मटीरियल, वहां पे। सेकेंड, सिर्फ साइज नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? नेचर। और थर्ड, वहां पे वो लोग एक जन की नीड देखेंगे कि सबकी? अगर समझो एएफआरएफ में डिफाइन किया है व्हाट इज मटीरियल, एज अ ऑडिटर मैं भी वही यूज कर सकता हूं व्हाट इज मटीरियल। और अगर एएफआरएफ में कुछ नहीं लिखा है, अगर समझो मैं बात करूं पार्टनरशिप एक्ट की, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा है व्हाट इज मटीरियल, तो ये लोग कहते हैं कि तू भी यही 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज कर और डिसाइड कर व्हाट इज मटीरियल। अब एक्ट में लिखा है क्या व्हाट इज मटीरियल? नहीं। अब तू देख कौन सी चीज यूजर का डिसीजन अफेक्ट कर रहा है, तू देख जब मटीरियल डिसाइड कर रहा है तो सिर्फ साइज कंसिडर करेगा कि नेचर भी? और तीसरा, वहां पे जब मटीरियलिटी डिसाइड कर रहा है तो एक जन की नीड कंसिडर करेगा कि सबकी? ये कहां पे लिखा हुआ है? ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब अंदर का लैंग्वेज रीड करते, रीड करो। Although the financial reporting framework may discuss, they generally explain that misstatements, including if they individually or in aggregate could reasonably expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of judgments about the materiality are made in the light of and are affected by size or a combination of both. Judgments about matters that are material to the users of the are based on the consideration of the information need of the users as a group. Next again, the possible effect of the misstatement on, फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे क्या आएगा? Such a discussion if provides frame of reference to the auditor in determining materiality. If the applicable financial reporting framework does not include discussion of the concept of materiality, the characteristics referred to the above provide auditor with such frame of reference. क्या समझा सबको ये? तो यहाँ पे सबसे पहले वाला पॉइंट एक इंट्रोडक्शन था, वहां पे क्या बोला? ऐसे 320 मटीरियलिटी के साथ डील करता है 2 स्टेजेस। कौन से 2 स्टेजेस? सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट वहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्कसेस द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में वहां पे क्या बोला गया है कि मटीरियलिटी जब एएफआरएफ डिसाइड करता है 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल के करता है। पहला क्या है? डिसीजन। सेकेंड, वो लोग सिर्फ साइज कंसिडर करेंगे कि नेचर? सिर्फ एक ही यूज की नीड देखेंगे सबकी? अगर एएफआरएफ में दिया गया है तो हम भी वही रेफरेंस यूज कर सकते हैं, और अगर एएफआरएफ में नहीं दिया है मैं भी यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड यूज करके डिसाइड कर सकता हूं ऑफ व्हाट इज मटीरियल। क्या समझा सबको ये? ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद इन प्लानिंग द ऑडिट, क्या इन प्लानिंग द ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट द दैट विल बी कंसिडर मटीरियल।
दिस जजमेंट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर, मतलब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज। अब मैंने ये डिसाइड किया तो मेरे को ये 3 के लिए हेल्प करेगा। पहले डिसाइडिंग द एनटीई ऑफ रैप, क्या पहले डिसाइडिंग द सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्या हेल्प करने के लिए, assessing the ROMMS, क्या आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वापस एक बार, पहला क्या बोला अपन ने, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, सेकेंड क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग एंड, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या समझा सबको ये? अब यहाँ पे ये 3 चीजों के बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड करेगा व्हाट इज मटेरियल। अब अगर समझो कोई चीज मटेरियल हमने डिसाइड कर लिया दिस इज मटेरियल, इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे की जो चीजें होगी इमटेरियल होगी, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि काफी सारी चीजें मटेरियल नहीं है ड्यू टू द साइज, पर मटेरियल है ड्यू टू व्हाट, नेचर। तो बड़े अंदर का लैंग्वेज, मटेरियलिटी डिटरमाइन व्हेन प्लानिंग, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मटेरियल। नेक्स्ट उसके बाद इफ देयर इज एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो हमें वहां पे क्या देना पड़ेगा, अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, क्या है वहां पे, मतलब काफी बार लॉ में लिखा जाता है व्हाट इज मटेरियल, किसमें लिखा जाता है, तो अगर लॉ में लिखा जाता है व्हाट इज मटेरियल, तो इन दैट केस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, क्या इररिस्पेक्टिव होता है, और लॉ में लिखा है मटेरियल है। अब मेरे हिसाब से मटेरियलिटी का अमाउंट कुछ और भी है ना, तो भी जो लॉ में लिखा है वो चीज क्या हो जाएगी, मटेरियल। तो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इट इज टू बी कंसिडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द अमाउंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने शेड्यूल 3 का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 1% और 1 लाख विचएवर इज हायर, वो क्या है, मटेरियल। अब मेरे हिसाब से भले मटेरियलिटी कुछ भी हो, ये अमाउंट को हम हमेशा क्या मानेंगे, मटेरियल। फिर शेड्यूल 3 कहता है कि जिसके भी पास तुम्हारे कंपनी में 5% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग है उसका नाम अलग से डिस्क्लोज करो, क्या उसका नाम अलग से। अब ये चीज मटेरियल रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज मटेरियलिटी। तो बोलो यहां पे से एज पर एनी आइटम और इनकम एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स needs to be disclosed. A company should disclose in the notes to accounts shares in the company held by holding more than specifying the number of as per the requirement of division 1 of the schedule 3. As everyone understood, तो इसके अंदर अपन ने 4 सब पार्ट्स पढ़े। कितने सब पार्ट्स? पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि मटीरियलिटी कौन से लेवल पे डील करती है, प्लानिंग, परफॉर्मिंग। सेकंड हम लोग ने क्या बोला कि देखो कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी एएफआरएफ में दिया है, पर वो डिफर कर सकती है एएफआरएफ टू एएफआरएफ। जब एएफआरएफ डिसाइड करता है व्हाट इज मटीरियल, वो 3 चीजें कंसीडर करता है। पहले अगर यूजर्स का डिसीजन क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस, सिर्फ साइज देखा जाता है कि नेचर में, सिर्फ एक ही की नीड्स देखी जाएगी कि सबकी। अगर एएफआरएफ में दिया गया है तो मैं वही यूज करूंगा, पर एएफआरएफ में नहीं दिया है मैं भी ये सेम 3 पॉइंट्स का रेफरेंस लेके क्या डिटरमाइन करूंगा, मटीरियलिटी। फिर उसके बाद मुझे क्या डिसाइड करना है, साइज ऑफ द मटीरियल स्टेटमेंट, क्या देखना है। और ये साइज ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट मेरे को 3 चीजों के लिए हेल्प करेगा, डिटरमाइनिंग एनटी ऑफ रैप, ROMMS, डिटरमाइनिंग फैप। अब कोई अमाउंट मेरे वो साइज से कम है उसका मतलब ये नहीं कि वो मटेरियल नहीं है, इट कैन बी मटेरियल ड्यू टू नेचर। अगर एएफआरएफ में दिया गया है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो हमेशा मटेरियल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। जैसे हमें बोला गया कि जो भी चीज 1% ऑफ द 1 लाख से क्या है हायर, उसको अलग से बताओ, वो मटेरियल हो गया। हमें बोला है जिसके पास भी 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो क्या हो जाएगा, मटेरियल, तो उसको भी अलग से क्या करो। क्या समझा सबको? ये हमारा क्या हो गया, मटीरियलिटी इन प्लानिंग, performing an audit, that is auditor's responsibility. As everyone understood this? ठीक है। So अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, what is the meaning, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, auditors, materiality in planning and performing the audit। देखो अंदर के सब पार्ट्स याद रखने जरूरी है, because क्वेश्चन सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के लिए आया तो तुम सिर्फ कौन सा पार्ट लिखोगे, P। क्वेश्चन अगर सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए आया तो तुम सिर्फ कौन सा पार्ट लिखोगे, D। और आए हैं उसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत मार्किंग करते रहना पड़ेगा। बिकॉज़ वो लोग ने ना पूरा इन जनरल दे हैव एक्सप्लेन मटीरियलिटी, दे आर नॉट रॉन्ग, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यू एज स्टूडेंट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है, तो यहाँ पे मार्किंग साथ साथ में करते रहना। समझा सबको याद तक? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमने मटीरियलिटी का डिस्कशन चालू ही क्या किया था, मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, क्या मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ, तो यहाँ पे इट इज नथिंग बट अ मैटर ऑफ जजमेंट। क्या इट इज अ मैटर ऑफ, तो अब व्हाट इज मटीरियल एंड नॉन मटीरियल इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। बट मैं क्या देखता हूं मटीरियलिटी डिसाइड करते वक्त, अगर यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ, क्या अगर, तो मैटर मटीरियल है। ठीक, सो कमिंग बैक टू दिस, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, मटीरियलिटी। क्या डिटर्मिनेशन ऑफ इज अ मैटर ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट। क्या इज अ मैटर ऑफ, सो मैं क्या बोल रहा था कि मेरे को जजमेंट लेना है व्हाट इज मटीरियल। अब व्हाट इज मटीरियल, मैं क्या बोला था, अगर यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है तो मटीरियल है। क्या यूजर का डिसीजन,
तो मटेरियल है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल तुम यूजर हो, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा तो मटेरियल है। मैं ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा हूं, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। तो इट इज माई परसेप्शन कि किसकी वजह से यूजर का डिसीजन चेंज होगा। समझ लो, तो फॉर्मिंग अ परसेप्शन कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर समझो तुम जेकेएससी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट अस से 100-150 करोड़ के आसपास का अगर समझो टर्नओवर है, लेट अस से देयर वाज अ मिसस्टेटमेंट ऑफ लेट अस से 1 करोड़ रुपीस। क्या देयर वाज अ मिसस्टेटमेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल लेट अस से वहां पे फॉर एग्जांपल लेट अस से कोई फ्रॉड हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से किसी ब्रांच मैनेजर ने, ठीक है, चेक्स क्या कर दिए, अपने नाम पे डाल दिए एंड फ्रॉड हुआ। अब यहाँ पे वो फ्रॉड होने के बाद उस बंदे को निकाल दिया गया, कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन कर दिया गया। नाउ वेदर यू विल इन्वेस्ट एंड नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, अब मैं परसेप्शन बना रहा हूं कि तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा कि तुम्हारा डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अब मेरे को ऐसा लगता है इसकी वजह से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बिकॉज मेरे को क्या लगता है, अगर मैं ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करूं, यहाँ पे फ्रॉड हुआ, कंपनी ने कुछ गलत किया कि एम्प्लॉय ने गलत किया, अब एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, एम्प्लॉय के ऊपर केस चल रहा है, पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब फ्यूचर में थोड़ी ये होने वाला है, कंपनी तो अच्छी चल रही है ना, फ्यूचर में भी तो वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मेरे को नहीं लगता यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। तो अब मैं कह दूंगा दिस इज नॉट मटीरियल। क्या मैं क्या कह दूंगा, दिस इज। तो यहाँ पे मैं अपने जजमेंट से देख रहा हूं कि ये यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा। पर लेकिन मैं किसके बिहाफ पे सोच रहा हूं, यूजर्स किसके बिहाफ पे। तो मैं पहले ना थोड़े असम्पशंस ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल अब है ना मेरा जो ग्रुप है ना, हमारे ग्रुप में मेजॉरिटी है ना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, ठीक है, सीए एमबीए एंड ऑल, बट वी हैव फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी वाइफ और मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं, वो डॉक्टर्स एंड कपल ऑफ देम आर इंजीनियर्स। तो अब हम जब भी मिलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, एक बार तो इक्विटी मार्केट की बात आई जाती है, ठीक है, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो पहले कैसा होता था, नॉन सीए वाले जो मेडिकोज और जो इंजीनियर्स थे वो लोग इग्नोर करते थे, उनको कंटाला आता था, क्या ये लोग हमेशा इक्विटी की बात करते रहते हैं। पर लेकिन 2020 के बाद है ना थिंग्स चेंज्ड, ठीक है। 2020 के बाद स्टॉक मार्केट इतना ऊपर गया ना कि पीपल हैव मिंटेड मनी इन दैट, ठीक है, मतलब अच्छा दुनिया भर का। मतलब मैं तो सबको अभी आजकल ये वाला एग्जांपल देता हूँ, ये मजगांव डॉक वाला, मतलब 200 रुपए वाली चीज 5600, मतलब ह्यूज प्रॉफिट्स दैट हैव मेड इन दैट पर्टिकुलर शेयर्स। तो अब वहां पे इन दिस केस जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स वाले नहीं है, अब उनको भी है ना इक्विटी मार्केट में 2020 के बाद इंटरेस्ट आने लगा कि भाई मार्केट जा रहा है, एफडी में तो 7% ही रिटर्न मिल रहा है, मार्केट में 20-20, 30-30% मिल रहा है, तो हमें भी इन्वेस्ट करना है। सो वन फाइन डे व्हाट वाज द डिस्कशन नाउ, कि अभी इन्वेस्ट करना है। चलो ये मान लिया कि इक्विटी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करे तो एक अच्छा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में ना हो बट लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलेगा। पर अब हाउ टू आइडेंटिफाई कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत सिंपल तरीके से क्या ज्ञान दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ और मेरा एक फ्रेंड जो डॉक्टर है, मैंने उनको बोला भाई देखो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे आजू बाजू जो तुम्हें दिख रहा है कि कंपनी चल रही है, मतलब इन शॉर्ट वो लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे, इन अ शॉर्ट उनके शेयर प्राइसेस फ्यूचर में लॉन्ग टर्म क्या जाएंगे ज्यादा। समझो तुम्हें दिख रहा है एमआरएफ के टायर हर जगह पर रिव्यूज हो रहे, तो एमआरएफ के शेयर प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, जिसको खरीदने का औकात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर उसके शेयर प्राइसेस क्या होंगे, ज्यादा। तुम्हें दिख रहा है कि मारुति इतनी सारी, मतलब हर एक ओला उबर जो आ रही है, हर एक क्या आ रही है, मारुति, ठीक है। तो वहां पे फॉर एग्जांपल अच्छा खासा शेयर है ना, मतलब आज मैं मारुति यूज करूं ना करूं इससे जरूरी नहीं है ना, मेरे को रास्ते के ऊपर कितनी मारुति की गाड़ी दिख रही है, मारुति के शेयर आगे जाके फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में क्या होंगे, बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे आजू बाजू मेरे को सब दिख रहा है आईटीसी के सिगरेट फूक रहे, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि भाई आईटीसी इतना अच्छा कम ब्रांड है, ठीक है, इतने सारे भाई लोग यूज कर रहे हैं, तो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आईटीसी में डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से समझो मेरे को लग रहा है कि मैं जब शॉपिंग के लिए जाता हूँ कोई प्रोडक्ट्स के लिए, कोलगेट है, शैम्पू है, तो हर एक चीज एचयूएल बनाता है, कौन बनाता है, तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में एचयूएल भी अच्छा प्रॉफिट करेगा, तो यू शुड इन्वेस्ट इन सच कंपनी एंड दे एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट। एंड फैक्ट आई इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स आल्सो। तो मेरी वाइफ भी क्या करती है, एप्पल के शेयर्स, फेसबुक, ये सब के शेयर्स खरीदती है, तो शी गॉट सम गुड रिटर्न्स, ठीक है। तो शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बीच में ना नाइका का आईपीओ आया था, तो वो नाइका यूज करती है, तो उसे लगा कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट्स तो चल ही रहे, हम ही यूज कर रहे हैं, तो चलेगी कंपनी। शी इन्वेस्टेड, उसको नाइका का आईपीओ लगा और अच्छा रिटर्न मिला, तो अब उसे लगा कि भाई ये टेक्निक तो अच्छी चल रही है, जो कंपनी चल रही है उसके शेयर्स खरीदो और पैसा कमाओ। अब बीच में ना मामा अर्थ का आईपीओ आ रहा था, अब वो मामा, अभी मेरी जो बच्ची उसके ना मामा अर्थ के भी थोड़े से प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनफैक्ट है ना उसका एक प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, मस्कीटो रिपेलेंट, जो अपने मस्कीटोज होते हैं ना बेबीज के लिए मस्कीटो रिपेलेंट होता है, भले बच्ची के लिए, मैं खुद भी यूज करता हूँ। मतलब किसी दिन हम लोग कैंपिंग पे गए ना, तो कैंपिंग पे बहुत मस्कीटोज होते हैं, वो इतना अच्छा मस्कीटो रिपेलेंट है ना, लगा दिया, कुछ अपने को भी नहीं काटते, तो इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट इज गुड। तो उसके लगा यार ये भी प्रोडक्ट अच्छे, हम यूज करते कब नहीं चलेगी। अब मेरे को बताओ क्या मामा अर्थ में इन्वेस्ट करने जैसा था, नहीं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे मटीरियलिटी डिसाइड करते वक्त कि यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, किसका, अरे पर यूजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख तक नहीं रहा है, वो तो देख रहा है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। अब उसको थोड़ी समझेगा व्हाट इज मटीरियलिटी, क्या उसको समझेगा क्या। तो मैं जब ये अज्यूम कर रहा हूं कि यूजर का डिसीजन कब इन्फ्लुएंस होगा, मैं पहले यूजर के बारे में थोड़े असम्पशंस बना रहा हूं। क्या मैं किसके बारे में असम्पशन बना रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं यूजर भी रैशनल है, तो यूजर भी रैशनल है, मतलब जस्ट बिकॉज मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करेंगे मामा अर्थ के शेयर्स खरीदेंगे क्या, नहीं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यूजर भी क्या है, रैशनल। तो मैं यूजर्स के बारे में थोड़े क्या बना रहा हूं, असम्पशन। पहला मैं असम्पशन बना रहा हूं कि उसको जो कंपनी है उसके बिजनेस एक्टिविटी, उसके ऑपरेशन, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में नॉलेज है, उसको पता है कि कंपनी क्या कर रही है, क्या कंपनी।
तो वहां पे उसको एक बेसिक नॉलेज है कि कंपनी क्या कर रही है, इसलिए वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. दे ऑल्सो हैव अ विलिंगनेस टू स्टडी द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. मतलब यूजर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसके पास एक रीजनेबल नॉलेज है प्लस उसके पास विलिंगनेस है टू स्टडी द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सेकेंड, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटीरियलिटी. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है टू द लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी. मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. अगर तुम यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीसिएशन. अब देखो लास्ट में क्या आ गया. तो जो मटीरियल आइटम थी ना उसको अलग बताया, जो इमटीरियल आइटम है उसको किधर डाल दिया, अदर एक्सपेंस. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड. क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे आर प्रेजेंटेड टू द लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी. ऐसा नहीं है कि जो इमटीरियल है वो आइटम को ओमिट कर रहे हैं, हम उसको कहां पे डाल रहे हैं, अदर्स के अंदर. किसके अंदर डाले, तो ऑडिट जाने दो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू द लेवल ऑफ मटीरियलिटी. इसलिए हमने ऑडिट भी कौन से लेवल पे किया है, मटीरियल. मतलब जो इमटीरियल चीज है शायद मैंने उसके ऊपर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाई हुई नहीं है. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यूजर भी समझ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी. एज एवरीवन अंडरस्टूड. ठीक है. तीसरा, मैं वहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि भाई जो यूजर है वो समझ रहा है कि देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस. सो यहाँ पे इन दिस केस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन है. मैं अज्यूम कर रहा हूं सामने वाला समझ रहा है यूजर को देयर आर अनसर्टेनिटीज, देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, क्योंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है. क्या इन्वॉल्व है, अब एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है तो मैं मां कसम खा के कोई ओपिनियन दे सकता नहीं हूं. लास्टली मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे रिपोर्ट के बाद सामने वाला एक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन देगा. क्या रीजनेबल. अब मैंने वहां पे बोला है कि भाई एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलती होने के चांसेस नहीं है. क्या समझा सबको ये. सो पढ़ो यहां पे से पूरा बड़ा अपन कंसेप्ट पढ़ो. The auditors is a matter of and is affected by the of users of the financial statement. In this context, reasonable for the auditor to assume that have a reasonable knowledge of and economic activities and accounting and willingness to study the understand that the financial statement are prepared, presented and audited to the levels of recognize uncertainties inherent in the measurement of amount based on the use of estimates, judgment and consideration of make reasonable on the basis of. क्या समझा सबको ये. सो यहाँ पे मेरे को जो मटीरियलिटी है उसके बारे में क्या लेना है, जजमेंट. पर मेरा जो जजमेंट लूंगा मैं वहां पे 4 असम्पशंस ले रहा हूं. उसके पास रीजनेबल नॉलेज है, विलिंगनेस टू स्टडी है, उसे पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल्स ऑफ मटीरियलिटी. वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वहां पे क्या है, अनसर्टेनिटीज विच आर इनहेरेंट एंड मेक अ रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन. कर लो. ठीक है. सो अपन ने क्या पढ़ा अब तक सोफर. पहले क्या पढ़ा अपन ने, डेफिनेशन. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट वहां पे ऐसे 320 डील करता है विद मटीरियलिटी एट विच स्टेज, प्लानिंग एंड. फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डील करता है विद द कंसेप्ट ऑफ. अब यहाँ पे AFRF में अलग अलग चीजें डिस्कस की होती है इन डिफरेंट टर्म्स, पर लेकिन तीनों चीजों में 3 फंडामेंटल असम्पशंस है. पहले कि वहां पे यूजर्स का डिसीजन क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस. सेकंड, दे डोंट ओनली कंसीडर द साइज, दे आल्सो कंसीडर द नेचर. एंड यहाँ पे सिर्फ एक जन की नीड कंसीडर करेंगे कि सबकी. अगर AFRF में दिया दिया गया रेफरेंस तो हम भी वही यूज करेंगे, पर अगर नहीं दिया गया है तो हम भी सेम ये रेफरेंस यूज करेंगे 3 पॉइंट का, और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे व्हाट इज मटीरियलिटी. ऑडिटर जजमेंट लेता है फॉर द व्हाट इज द साइज ऑफ मटीरियलिटी. अब ये चीज मेरे को 3 चीजों के लिए हेल्प करेगा, डिटरमाइनिंग NTA ऑफ रैप, डिटरमाइनिंग ROMMS, डिटरमाइनिंग NTA ऑफ फैब. उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज ये साइज से कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो इमटीरियल है, इट कैन बी मटीरियल ड्यू टू नेचर. अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो वो हमेशा मटीरियल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर बोला गया है कि जो भी चीज 1% या 1 लाख से हायर है उसे अलग से डिस्क्लोज करो, या जो भी जिसके पास 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है उसे वहां पे अलग से डिस्क्लोज करो, ये मटीरियल है. अब जब हम मटीरियल डिसाइड करते हैं हम क्या लेते हैं, एक जजमेंट. पर ये जजमेंट जो है 4 चीजों के ऊपर डिवाइस करता है, 4 असम्पशन लेते हैं. सबसे पहले सामने वाले के पास क्या है, एक. दूसरा क्या है, विलिंगनेस टू. फिर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड. रिकॉग्नाइज के वहां पे क्या है, in the measurement of the amounts based on use of estimate, judgment and consideration of future events. Make a reasonable economic decision on the basis of information in the financial statement. समझा सबको यहाँ तक. ठीक है. चलो उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या आता है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी. ये मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ. याद करो हमारा ठेका कॉफी वाला एग्जाम्पल, 50 करोड़ का टर्नओवर था, मटीरियलिटी की दे दी 5. और लेकिन अगर मैं 5 करोड़ की ऊपर की चीजों को चेक करूं तो एक रिस्क क्या था, नीचे क्या अमाउंट है, मटीरियल नहीं है,
इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है बट इन एग्रीगेट क्या हो जाएंगे, मटेरियल। तो चौरी चौथी गलतियां, इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है बट इन एग्रीगेट क्या हो सकती है, मटेरियल। इसलिए मैं मटेरियलिटी लेवल के नीचे एक और लेवल को सेट क्या करता हूं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मटेरियलिटी लेवल से नीचे होता है। क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियलिटी लेवल से। चलो रीड करो यहां पे से, ठीक है। सो यहाँ पे जो मटेरियलिटी लेवल है उससे कम सेट कर दिया जाएगा। एक बार वापस ये एग्जांपल से वहां पे लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला कौन सा है, बेंचमार्क वाला, जो अपन ने किया था लास्ट लेक्चर में कि हम एक बेंचमार्क सिलेक्ट करेंगे। तो अब अपने मटेरियलिटी के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, 5। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। पहला वाला तो मीनिंग था, तो इन्हें भी कितने क्वेश्चन हो गए, देखो टोटल है ना 9 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन भी है। तो मेरे को क्या चाहिए कि पहले ये 5 क्वेश्चन को तुम सिर्फ एक बार गो थ्रू करो। आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज, ऑल आई वांट यू टू डू इज कि जब क्वेश्चन आए ना तुम मेरे को सिर्फ ये बता सको सर क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा, क्वेश्चन 3 आएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन 2 के अंदर भी देखोगे तो 4 सब पार्ट है। एक इंट्रो था, एक एएफआरएफ है, एक साइज डिटरमाइन कर रहे, और एक वहां पे क्या था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो आई वांट यू कि तुम जस्ट सिर्फ गो थ्रू करो और दिमाग में ये रजिस्टर करो कि कौन से पॉइंट दिए गए, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से गो थ्रू करो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। देखो हमने मटेरियलिटी सेट किया फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्या पता, पर मेरे को है ना इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर के लिए अलग से भी क्या सेट करना पड़ सकता है, मटेरियलिटी। मतलब मेरा मटेरियलिटी हो सकता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मेरा मटेरियलिटी हो सकता है फॉर असर्शन लेवल। विच लेवल, अब यहां पे अब मेरे को मटेरियलिटी मैंने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, हमारा एग्जांपल क्या था कि टर्नओवर लेटर से कितना है 50 करोड़। वहां पे हमारा मटेरियलिटी हमने कितना डिसाइड किया था, और उसके बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमने कितना डिसाइड किया था, 50 लाख। अब मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्या बनानी चाहिए, मटेरियलिटी। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को देखना पड़ेगा एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है। समझो फॉर एग्जाम्पल एएफआरएफ कहता है कि रिलेटेड पार्टी को, ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल लेटर से रिलेटेड पार्टी। अब एएफआरएफ में अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारे एएस 18 में रिक्वायरमेंट है कि जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होते हैं हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलग से क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज क्या करने पड़ेंगे। तो अब इन दिस केस मैं रिलेटेड पार्टी के लिए अलग से मटेरियलिटी लेवल सेट कर सकता हूं। अब मेरे को हर एक रिलेटेड पार्टी को अलग से डिस्क्लोजर करना है, तो मैं रिलेटेड पार्टी के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को 50 लाख के बदले क्या 10 लाख रुपीज पे सेट कर सकता हूं, यस। फिर उसके बाद मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, तुम लोगों ने ना थोड़ा बहुत फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा कि मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन का एक लिमिट होता है, ठीक है, एक लॉ में लिमिट दिया गया है, उतने परसेंटेज से ज्यादा हम मैनेजर्स रेम्यूनरेशन दे सकते हैं नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन है वो भी एक एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं उसके लिए अलग से एक लिमिट सेट कर सकता हूं, अलग से मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, यस। काफी बार इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फार्मा कंपनीज में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि जो भी चीज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होगी, किसके ऊपर, उसे हमें अलग से क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज, क्या उसे अलग से क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या अलग से अमाउंट सेट कर सकता हूं, यस। अगर मेरे को बताए यूजर्स का ध्यान पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस्ड होने वाला है, मैं वो पर्टिकुलर चीज के लिए अलग से मटेरियलिटी सेट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल समझो इन केस ऑफ बाईजूस, पता है वो लोग ने एक व्हाइट हैट जूनियर करके कंपनी को एक्वायर किया था जो लॉस मेकिंग थी। अब सबका ध्यान उसी के ऊपर है कि व्हाइट हैट जूनियर प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है, तो अब मैं व्हाइट हैट जूनियर के लिए अलग से मटेरियलिटी लेवल सेट कर सकता हूं, यस। हम लोग ने ये साल फॉर एग्जांपल रिलायंस ने डिज्नी हॉटस्टार को अक्वायर कर लिया। अब शायद सबका ध्यान उसके ऊपर होगा कि डिज्नी हॉटस्टार से हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो मैं डिज्नी हॉटस्टार के लिए क्या अलग से एक मटेरियलिटी सेट कर सकता हूं, यस। तो मैं मटेरियलिटी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए तो सेट कर रहा हूं, पर पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर्स के लिए भी अलग से सेट कर सकता हूं। तो पढ़ो सर वहां पे से मटेरियलिटी लेवल और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर फैक्टर्स में इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर account balance or disclosure for which my statement lesser than the materiality for the financial statement as a whole could reasonably expected to influence the decision of the users taken on the basis of include the following। क्या क्या है, सबसे पहले वहां पे पढ़ो, whether law, regulation or the applicable financial reporting framework affect the user's expectation regarding measurement, disclosure of certain items like in case of related party transaction, remuneration of management and those charged with governance। सेकेंड क्या जाएगा, with the entity operates, for example research and development cost for pharmaceutical company। नेक्स्ट उसके बाद
on a particular aspect of the entity's business that is separately disclosed in the financial statement, like in case of newly acquired business. समझा क्या सबको यहां तक? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला कि देयर आर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर जहां पे मेरे को मटीरियलिटी लेवल अलग से सेट करनी पड़ सकती है. नेक्स्ट, क्या मेरे को मटीरियलिटी लेवल को रिवाइज करना पड़ सकता है? डेफिनेटली यस. अगर वहां पे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, क्या हो गए? समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो रिलायंस रिटेल का टर्नओवर लेटर से 80,000 करोड़ है. हम लोग ने ये सारा डिसाइड किया कि रिलायंस ज्वेल्स जो है उसको हम ये सारा डिस्पोज कर देंगे, मतलब बेच देंगे. अब रिलायंस ज्वेल्स का ही टर्नओवर 20,000 करोड़ है. तो अब मेरे को, मैंने मटीरियलिटी जब स्टार्टिंग में चालू किया था कौन से बेसिस के ऊपर किया था? 80,000. मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले 80,000 करोड़ था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मटीरियलिटी कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल 8,000 करोड़. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितना होगा? 800 करोड़. पर अब ड्यूरिंग द ईयर पता चला हम रिलायंस ज्वेल को बेच रहे हैं. पहले से पता था कि ड्यूरिंग द ईयर पता चला. तो अब जब ड्यूरिंग द ईयर मेरे को पता चला तो हम 20,000 का तो बेच रहे. तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60. तो यहाँ पे मटीरियलिटी कितना हो जाएगा? 6,000. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितना हो जाएगा? 600. तो अब मेरे को वहां पे चीजों को क्या करना पड़ेगा? मेरी मटीरियलिटी को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज. क्या करना पड़ेगा? रिवाइज. या मेरे को एक कोई नई इंफॉर्मेशन पता चली, क्या मेरे को कोई, अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे को पहले पता होती तो भाई इन दैट केस मेरा मटीरियलिटी क्या होता? कुछ और होता. या लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशंस. याद करो, हम अंडरस्टैंड करते थे एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. याद है उसमें एक रोमन करके आंसर था. आर से क्या था? क्या था आर से? रेलेवेंट इंडस्ट्री. ओ से क्या था? ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज. उसके बाद एन से मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ए से सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. एन से क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ ऑपरेशंस. में पहला वाला पॉइंट क्या है? सो अब मैंने कंपनी के ऑपरेशंस देखे, उनके ऑपरेशंस के बेसिस के ऊपर मेरे को क्या पता चला? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. अब अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया तो क्या मेरा आरओएमएमएस चेंज हो जाएगा? यस. आरओएमएमएस चेंज हो गया, क्या मेरा मटीरियलिटी चेंज हो जाएगा? यस. तो 3 केसेस में मेरा मटीरियलिटी चेंज हो सकता है. पहले पढ़ो यहां पे से, अ चेंज इन फॉर एग्जांपल द एंटिटीज बिजनेस. दूसरा क्या है? और चेंज इन द अदर ऑडिट प्रोसीजर. क्या समझा सबको ये? नेक्स्ट, उसके बाद if the auditor, if during the audit it appears through results are, मतलब मेरे को ऑडिट करते करते पता चला कि भाई मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स है ना, मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स और एंटिसिपेटेड रिजल्ट बहुत अलग होने वाला है. क्या मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स है? अब फॉर एग्जांपल मेरे को लगा था कि ये साल का टर्नओवर 50 करोड़ होगा. क्या ये साल का टर्नओवर? सो हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई मेरा ये साल का टर्नओवर कितना होगा? 50 करोड़. उसके बेसिस के ऊपर मैंने मटीरियलिटी का डिसाइड किया था 5 करोड़. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का डिसाइड किया था. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि भाई देखो 50 करोड़ होगा. 50 करोड़ तो हमारे लिए मटीरियलिटी कितना था? 5 करोड़. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कितना था? 50. अब ये साल में इसके बेसिस के ऊपर चल रहा था, पर लेकिन ये साल पहले ही 6 महीने में टर्नओवर कितना हो गया? 50 करोड़. मतलब अप टू सितंबर मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 50 करोड़. तो मेरे को पहले 6 महीने में पता चल जाएगा ना क्या पूरे साल भर में टर्नओवर कितना होने वाला है. तो मेरा ये वाला जो था ये क्या था? एक्चुअल. ये वाला क्या था? एंटिसिपेटेड. तो मेरे को जब लग रहा है कि मेरा एक्चुअल रिजल्ट एंटिसिपेटेड रिजल्ट से अलग है, क्या मेरा एक्चुअल रिजल्ट, उससे मेरे को क्या करना पड़ेगा? मटीरियलिटी रिवाइज. समझ रहे हो? मेरे को ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी पता चल गया कि मेरा टर्नओवर 50 करोड़ होने ही नहीं वाला है. मेरा टर्नओवर 6 महीने में 50 हो गया, तो पूरे साल भर में कितना होगा? समझ रहे हो? मेरे को पहले 3 महीने में, अप्रैल में, जून में ही टर्नओवर कितना हो गया? 25 करोड़. तो मेरे को समझ जाएगा कि पूरे साल भर में ये कितना हो जाने वाला है? 100 करोड़. तो मैं तभी मेरा मटीरियलिटी को क्या कर दूंगा? रिवाइज. क्या कर दूंगा मैं? और यहां पे से, if during the audit it appears as though the actual financial results are likely to be substantially different from that were used to initially determine materiality for the financial statement as a whole, auditor revises that. अब यहाँ पे देखो, अगर मटीरियलिटी 2 चीजों से हो सकती, मतलब 2 चीज हो सकती है. या तो मटीरियलिटी में अपवर्ड इंक्रीज है, या तो मटीरियलिटी में क्या है? डाउनवर्ड. मतलब पहले 50 करोड़ था टर्नओवर, 5 करोड़ था, और यहाँ कितना था? 50 लाख. अब 100 करोड़ हो गया तो मटीरियलिटी 10 करोड़, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 1 करोड़. अगर ये 70 करोड़ हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 7 करोड़. और ये कितना हो जाएगा? 70 लाख. अब यहाँ पे अगर समझो 5 करोड़ से 10 करोड़ हो रहा है तो मटीरियलिटी अपवर्ड जा रही है. क्या मटीरियलिटी? मतलब मटीरियलिटी बढ़ रही है. अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. क्यों करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इन अ वे यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरी मेहनत वेस्ट जा रही है ना. मैं अब तक कौन सी चीजों को चेक कर रहा था? 50 लाख. जब मेरे को चीजें कौन सी चेक करनी चाहिए थी? 1 करोड़. तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. और अगर मैंने डिसाइड किया था मटीरियलिटी 10 करोड़ है, जबकि मटीरियलिटी कितनी हो गई? 7 करोड़. कितनी हो गई? तो मटीरियलिटी लोअर हो रही है. क्या हो रही है मटीरियलिटी? अब जब भी मटीरियलिटी लोअर होगी ये 2 चीज को अफेक्ट करेगी. एक मेरे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को, और
और दूसरा मेरे एनटीई को, मतलब मेरा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी चेंज हो जाएगा और मेरा एनटीई भी क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर मटीरियलिटी अपवर्ड जा रही है तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पढ़ो यहाँ पे से, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट for the financial statement as a whole and if applicable then initially determined is appropriate, auditor shall determine whether it is necessary to revise and whether the nature, timing and extent of further audit procedures। क्या समझा सबको ये? सो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या पढ़ा अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा कि हम मटीरियलिटी सेट कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, और हम साथ ही साथ मटीरियलिटी सेट कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे मैं कब करूंगा, जब एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी है, या तो फॉर एग्जांपल लेटर से क्या है वहां पे मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन। फिर कोई इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फार्मा में मेरे को क्या देना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या तो मेरे को लग रहा है यूजर्स का ध्यान उसके ऊपर क्या है, फोकस्ड। क्या मैं मटीरियलिटी रिवाइज कर सकता हूँ? डेफिनेटली यस, अगर देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, या तो मेरे को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, या तो मेरा वहां पे ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन क्या हो चुका है, चेंज। फिर बाद में अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे एक्चुअल रिजल्ट्स मेरे एंटिसिपेटेड रिजल्ट से क्या होंगे, अलग, तो इन दैट केस में क्या करूंगा, मटीरियलिटी को क्या कर दूंगा, रिवाइज। फिर उसके बाद अगर समझो मटीरियलिटी लोअर हो रहा है तो मेरे दो चीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा, एक किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा और दूसरा किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। क्या समझा सबको यहां तक? अब मेरे को मटीरियलिटी को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट। क्या करना पड़ेगा? अब मैं 4 चीजें डॉक्यूमेंट करूंगा मटीरियलिटी से रिलेटेड। पहला क्या आ जाएगा, क्या आएगा, मटीरियलिटी फॉर द, तो व्हाट इज मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटीरियलिटी क्या है, वो डॉक्यूमेंट। फिर मटीरियलिटी इफ एप्लीकेबल टू द मटीरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, मतलब ये कौन से लेवल के ऊपर हो गया, असर्शंस। कौन से, तो असर्शंस लेवल के ऊपर। फिर मेरी जो भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है, क्या जो भी मेरी, और लास्टली मैंने इसमें से कोई भी चीज को चेंज किया है तो उसको भी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा। तो मैंने क्या डॉक्यूमेंट किया, मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर मटीरियलिटी फॉर असर्शंस, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और अगर इसमें से कोई भी चीज क्या हो गई गए, चेंज। क्लियर? क्वेश्चन 9 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। वो लोग बोल रहे हैं मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। देखो ना, आज के बाद एक ध्यान रखो, जब भी मैं ना ऐसा 2 अलग अलग कंसेप्ट तुम्हें पूछे कि भाई बताओ व्हाट इज द रिलेशन या डिफरेंस बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, तुम्हें पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फसिस एंड क्वालिफिकेशन, तुमको क्या करने का पता है, जो भी चीज है ना दोनों को समझा देने का पहले। क्या दोनों को क्या करने का? अब यहाँ पे कौन से 2 कंसेप्ट पूछे, तो मैं एक कंसेप्ट में वहां पे क्या लिखूंगा, व्हाट इज मटीरियलिटी, और एक कंसेप्ट में मैं वहां पे क्या लिखूंगा। क्या समझा सबको ये? सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ इज अप्लाइड बोथ इन एंड इन इवेल्युएटिंग द on audit and of the uncorrected misstatement if any on the financial statement and informing the opinion in the auditor's report। so यहाँ पे ये कौन सा कंसेप्ट समझा दिया, मटीरियलिटी। कौन सा कंसेप्ट? तो यहाँ पे हम लोग ने समझा दिया व्हाट इज मटीरियलिटी। सेकंड वाला पॉइंट आईसीए ने क्यों बीच में डाला पता नहीं, वहां पे वो लोग बता रहे हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। क्या व्हाट इज द, याद करो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस से है, और उसी के ऊपर क्या एक्सप्रेस करना है, रिपोर्ट। क्या उसी के ऊपर क्या एक्सप्रेस करना है, रिपोर्ट। तो पढ़ो यहाँ पे से, इन कंडक्टिंग एंड the overall objective of the auditor are to obtain or whether the financial statement as a whole are free from whether due to thereby enabling the auditor to financial statements are prepared in all material respects in accordance with the and to report on the financial statement। समझा ये सबको? नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिट रिस्क। तो अभी क्या समझा दिया है, व्हाट इज, तो ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस इन when the financial statement are, audit risk is a function of 2 things, ROMMS and, समझ रहे हो? तो एक क्या समझाया, मटीरियलिटी, एक ऐसे बीच में वो लोग ने क्या डाला है, ऑब्जेक्टिव, एक क्या समझाया वो लोग ने, ऑडिट रिस्क। अब वो लोग बोल रहे हैं कि देखो मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क थ्रू आउट ऑडिट काम लगता है। पहले किसके लिए काम लगता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ROMMS। देखो दोनों आया ना, रिस्क भी आया, मटीरियल भी आया, तो ये लोग काम लगता है, वो डिसाइड कर लिया। तो फिर उसके बाद किसके लिए काम लगेगा, तो डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और लास्टली मेरे को किसके लिए काम लगेगा, इवैल्यूएटिंग। याद करो ऐसे 450 में हम क्या देखते थे कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटीरियलिटी से ज्यादा है, यस, तो मैं अपना ओपिनियन क्या करूंगा, मॉडिफाई। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटीरियलिटी से कम है तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रू एंड फेयर। समझा सबको ये? सो हम लोग को ये क्या समझा दिया गया, मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। रीड करो। वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ हाईली was of the view that materiality and audit risk are only considered, ये बताओ क्या मटीरियलिटी सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे होगा? याद करो, प्लानिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज, इवैल्यूएटिंग द मिसस्टेटमेंट। याद करो ऐसे 320 प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे डील करता है, पर मटीरियलिटी तो तीनों स्टेजेस के ऊपर आती है, तो यहाँ पे तीनों स्टेजेस पे यूज होगा।
Next, C. Raja is auditor of Forgings Private Limited, having a revenue of rupees. The company has been sanctioned of rupees from बैंक. तो वहां पे देखो रेवेन्यू कितना था 25 करोड़, और लेकिन उनको लोन कितना सैंक्शन किया गया था. Now, however, at the end of the year, only rupees 1 lakh was availed due to in the procurement of asset. The financial statements of the company do not nature of security against which the loan has been taken. Schedule 3 of the Companies Act 2013 require disclosure in this respect. Discuss whether non-disclosure of nature of security is material for auditor. तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्या आएगा, तो वहां पे डी वाला पॉइंट आ जाएगा. याद है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द अमाउंट, वो चीज क्या हो जाएगी, मटीरियल. चलो गुड. नेक्स्ट, व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ engagement team of HTR has considered materiality and audit risk throughout audit. Discuss explaining the meaning of audit risk. तो यहाँ पे क्या बोला गया, materiality and, तो यार लास्ट वाला क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा ना, पहले क्या समझाओगे, materiality, फिर objectives, फिर audit risk, फिर बाद में कहां पे काम लगेगा, ROMMS, NTE. Next, materiality for the financial statement as a whole need to be as a result of a change in circumstances that occurred during the period. So यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, मतलब वहां पे रिवीजन के लिए कभी रिवीज करना पड़ेगा, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हुआ, नया इंफॉर्मेशन मिला, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशंस क्या हो गया, चेंज, या जैसे ऑडिट प्रोग्रेस हुआ, एक्चुअल रिजल्ट एंटिसिपेटेड रिजल्ट से क्या कर रहे थे, वेरी, तो मैं मटीरियलिटी क्या करूंगा, रिवाइज. अगर मटीरियलिटी क्या हो रही है, लोअर, तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और क्या चेंज करना पड़ेगा, एनटी. ठीक है, चलो पूरा आंसर भले याद ना हो, लेकिन इट इज अंदर कोरिलेट कर पा रहे हो. देखो मटीरियलिटी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम क्या पता है, द वे मॉड्यूल एंड टेक्स्ट बुक इज गिवन, दे हैव गिवन नॉर्मल पूरा कांसेप्ट. तो क्या होता है पता है, उसमें अंदर उसके आइडेंटिफाई करना, एक बार अगर तुमने बराबर से ध्यान रख के पढ़ा हुआ है ना, तो इट विल बी नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम. वरना नॉर्मल एक प्लेन रीडिंग करके गए ना, तो तुम्हें कंसेप्ट आता है, पर कौन सा क्वेश्चन कहां पे जाएगा ना, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन 320. एनी स्टूडेंट हु इज अपीयरिंग फॉर सितंबर, ऐसे 320 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे 320 को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना फॉर सितंबर. नेक्स्ट, यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज फॉर द फर्स्ट टाइम. You want to determine the materiality level, and for that you have applied to choose a benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole. What are the factors that may affect identification of an appropriate benchmark? तो क्या आएगा, या तरफ फोकस वायलिन वाला, तो जिसके ऊपर फोकस्ड है, V से what is the relative volatility, I से industry, O से क्या हो जाएगा, L से क्या जाएगा, life cycle, E से क्या जाएगा, elements, N से क्या जाएगा, nature of entity. Next, the auditor's determination of materiality is a matter of and is affected by the auditor's perception of the information need of users of the financial statement. In this context, explain the auditors about the users of the financial. तो क्या जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, हम लोग वहां पे क्या अज्यूम करेंगे, उसके पास रीजनेबल नॉलेज है अबाउट द एंटिटीज बिजनेस. दूसरा क्या लेगा, वो विलिंगनेस टू स्टडी, दे अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल ऑफ मटीरियलिटी. तीसरा वहां पे क्या बनेंगे अपन, अनसर्टेनिटीज है, इनर लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ एस्टिमेट, एंड लास्टली वो क्या लेगा, एक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन डिस्कसेस द कांसेप्ट ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो याद करो, कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिफर कर सकते हैं, पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करते हैं. यूजर्स का डिसीजन क्या होगा, इन्फ्लुएंस, सिर्फ साइज कंसिडर करेंगे कि नेचर भी, और तीसरा वहां पे क्या करेंगे, ठीक है, क्या आएगा तीसरा, सिर्फ एचआर की नीड देखेंगे कि सबकी, अगर एएफआरएम में रेफरेंस दिया है वो यूज कर लो, नहीं दिया है तो यही 3 पॉइंट ध्यान में रख के क्या डिसाइड करोगे, व्हाट इज मटीरियलिटी. अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, थोड़ा ऑफबीट सवाल है, इसलिए मैंने उसका पूरा आंसर प्रिंट किया हुआ है, थोड़ा सा वेगली दिया हुआ है, बट लेकिन वी डोंट हैव एन ऑप्शन, हमें ये का यही आंसर लिखना पड़ेगा. तो हमने अब तक ऊपर जो भी पढ़ा ना, उसको छोड़ के एकदम ऑफबीट सवाल पूछा गया. पूछो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट और सिचुएशन कैन नॉट बी and an amount or transaction material in one situation may not be material in, तो ऑब्वियस है, ठीक है. देखो जो एक जगह पे मटीरियल है दूसरी जगह पे नहीं होगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अंबानी जी के लिए फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए वेस्ट हो गया तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारा 10,000 चला गया तो अपने को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यस. तो नाउ व्हाट इज मटीरियल डिफर करेगा ना, तो एक चौड़ी एंटिटी है उसके लिए मटीरियलिटी अलग होगी, एक बड़ी एंटिटी है उसके लिए मटीरियलिटी क्या होगी, अलग. पर लेकिन हमारे आंसर में ये लोग ने देखो क्या दुनिया भर का टाइम पास डाला हुआ है. पढ़ो यहाँ पे से, ऐसे प्लानिंग this enables auditor to select
सिर्फ क्या दिया है, इंट्रो. अब इट में बी नोटेड दैट ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ मे बी डिफरेंट एट द टाइम ऑफ एंड अदर ऑडिट अगेंस्ट एट द टाइम ऑफ. तो देखो इनिशियली में मेरा मटीरियलिटी और रिस्क अलग था, इवैल्यूएटिंग करते करते मेरा रिस्क और मटीरियलिटी लेवल्स क्या हो सकते हैं, चेंज. एट द प्लानिंग स्टेज ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द मटीरियलिटी फॉर the auditor has to carry out preliminary or significant components and material account balance and disclosure. What can be considered material for cannot be defined. An amount of transaction material in one situation may not be material in, for example, rupees may be material for, but 5 lakh may not be material for. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये एक ही था, बाकी सारे दुनिया भर के लोगों ने क्या डाल के रखा, इंट्रोडक्शन. पर हमें भी मार्क्स लाने के लिए विल स्टिक टू दिस, दिस इज प्रिंटेड इन द सजेस्टेड. हम भी ट्राई करेंगे कि सेम क्वेश्चन आया तो यही लिखेंगे. बट नाउ अब देखो, अगर समझो क्वेश्चन कुछ और आया जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या करने का, इंट्रो के नाम पे जितना लिख सकते हो पहले लिखो. क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया होता तुम्हारे पास तो लास्ट की पॉइंट था ना मेन, बट लेकिन स्टार्टिंग में कुछ तो लिखना पड़ेगा. तो मटीरियलिटी से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड जो लिख सकते हो लिखो, और फिर बाद में कंक्लूजन लिखो. ठीक है. सो ये हमारा क्या हो गया, मटीरियलिटी. तो इसके साथ हमारा टॉपिक 8 क्या होता है, समाप्त.